अज़उ, तुम अब बड़े हो गए हो। वक्त आ गया है कि तुम अपनी 3 फियांसी में से किसी एक को शादी के लिए चुनो। मुझे उन तीनों में से कोई नहीं चाहिए। मॉम ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गईं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में मैंने इन तीनों से शादी की थी। सर्कल में सभी जानते हैं कि लिन फैमिली, जैंग फैमिली, ली फैमिली और जो फैमिली हाईशी के टॉप 4 सबसे पावरफुल परिवार हैं और मैं इन चारों फैमिलीज में अकेला लड़का हूँ। इसलिए बाकी सभी फैमिलीज जो फैमिली के साथ मैरिज अलायंस करना चाहती हैं। पिछले जन्म में जब मैंने पहली बार अपना मैरिज पार्टनर चुना तो मैंने लिन खैनियो को सिलेक्ट किया था। मैं इस उम्मीद से खुश था कि मेरी बाकी की जिंदगी खुशी से गुजरेगी। लेकिन शादी के 1 साल बाद लिन खैनियो साल के 360 दिन घर से बाहर रहती थी। उसने ना सिर्फ मुझे पूरे सर्कल में एक मजाक बना दिया, बल्कि जोउ यानचू को बचाने के चक्कर में एक मैसिव कार एक्सीडेंट में अपनी जान दे दी। मैंने अपनी जवानी के 3 साल अकेले एक खाली घर में गुजारे और फिर फैमिली के अरेंजमेंट पर मैंने जैंग याकिन से शादी कर ली। पर जैंग याकिन ने भी इस शादी को कभी सीरियसली नहीं लिया और उसने भी मुझे बिल्कुल इग्नोर किया। शादी के दूसरे साल जैंग याकिन ने जोउ यानशू के लिए एक डेडली रेसिंग गेम में अपनी जान गंवा दी और इस वजह से लोग मुझे जिंक्स या मनहूस बुलाने लगे। 30 साल की उम्र में मैंने फिर से ली सिनिंग से शादी की। इस बार हम दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट की और अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिताई। लेकिन मरने से ठीक पहले ली सिनिंग ने मेरा हाथ पकड़ा। उसने बस एक आखिरी विश मांगी, अज़ाओ, अगर अगला जन्म हो तो प्लीज मुझे अपना पार्टनर मत चुनना। मैं सिर्फ यानशू के साथ रहना चाहती हूँ। तब जाकर मुझे समझ आया, असल में वो तीनों जोउ यानशू से प्यार करती थीं। इसीलिए मरने से पहले उन तीनों की आखिरी बात एक जैसी थी कि मैं उन्हें अपनी शादी के लिए सिलेक्ट ना करूं। और जोउ यानशू, वो तो बस हमारे फैमिली हाउसकीपर का बेटा था, एकदम ऑर्डिनरी लुक्स और किसी काम का नहीं। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हार गया और मुझे ये भी नहीं पता कि वो तीनों जोउ यानशू को इतना पागलपन की हद तक प्यार क्यों करती थीं। ताकि जोउ यानशू को उनकी फैमिलीज टारगेट ना करें, उन्होंने खुशी खुशी मेरे साथ मैरिज अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनका जोउ यानशू के लिए ये मरते दम तक चलने वाला प्यार देखा और अपनी पूरी लाइफ से मैंने बस एक ही लेसन सीखा, मैं लू चंजोउ किसी की स्टोरी का साइड कैरेक्टर नहीं हूँ और जो मुझे पसंद नहीं करते अब मुझे भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस जन्म में मैंने उनमें से किसी को नहीं चुना। इसके बजाय मैंने अपने पेरेंट्स को एक नया जवाब दिया, अगर अलायंस करना ही है तो मैं सिर्फ सू फैमिली की सू वंशिंग से शादी करूंगा। ये नाम सुनते ही मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर डिसबिलीव था। सू वंशिंग तो सू फैमिली की इलेजिटिमेट डॉटर है। अचानक से सब ठीक होते हुए तुम उससे शादी क्यों करना चाहते हो? पिछले जन्म में सू वंशिंग आगे चलकर फोर्ब्स लिस्ट की टॉप रैंकिंग ग्लोबल रिचेस्ट वुमन बन गई थी। जब ये अलायंस फैमिली के लिए ही है तो मैं इस शादी से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालूंगा। सू वंशिंग एक ऐसी चॉइस है जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है, कोई नुकसान नहीं। रही बात प्यार की, तो अब मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए भले ही मेरे पेरेंट्स राजी नहीं थे, मैंने दिमाग लगाकर उन्हें मनाने के लिए हजारों रीजंस ढूंढ निकाले। हैशी की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और सू ग्रुप वहां का टॉप लेवल का पावरफुल परिवार है। क्या आप दोनों हमेशा से हैशी में एंटर नहीं करना चाहते थे, पर वहां कोई बेस न होने की वजह से आपको पीछे हटना पड़ा? मेरा उससे शादी करना हमारे लिए एक परफेक्ट चांस होगा। क्या आपने खुद सू वानसिंग के बारे में ये नहीं कहा था कि भले ही वो एक लड़की है पर वो बहुत एम्बिशियस है, उसकी आगे की सोच और डिसीजंस बहुत शार्प होते हैं और फ्यूचर में वो जरूर कुछ बड़ा करेगी? मेरा ये एनालिसिस सुनकर मेरे पेरेंट्स कन्विंस हो गए। उन्होंने आखिरकार मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट की और खुद सू फैमिली से कांटेक्ट करके इस अलायंस को फिक्स कर दिया। अज़ू, हमारी दोनों फैमिलीज ने डिसाइड कर लिया है, शादी आधे महीने बाद होगी। ये सुनकर आखिरकार मेरे दिल को शांति मिली। टाइम बहुत कम था, इसलिए मेरे पेरेंट्स जल्दबाजी में बिट्रोदल गिफ्ट्स तैयार करने चले गए और मैं अकेला सोफा पर बैठा मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ सोच में डूबा था। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। लिन चियान्यू, जांग याकीन और ली सिनिंग दरवाजा खोलकर अंदर आईं और उन तीनों की नजरें सीधे मुझ पर आकर टिक गई। अज़ू, तुमने मैरिज अलायंस के लिए किसको चुना है? उन तीनों का एक साथ पूछा गया ये सवाल सुनकर और उनके नर्वस और सीरियस एक्सप्रेशंस को देखकर मैं एक पल के लिए खो गया। हम चारों बचपन के दोस्त थे, एक साथ बड़े हुए और हमेशा एक साथ रहे थे। ये तीनों बड़ी बहनें हमेशा मुझे एक छोटे प्रिंस की तरह पैम्पर करती थीं। मुझे जो चाहिए होता था वो मुझे लाकर देती थीं। जब मैं उदास होता था तो वो बारी बारी मुझे मनाती थीं। कोई मुझे परेशान करता तो वो सबसे आगे आकर मेरे लिए लड़ती थीं। पर अब ऐसा लगता है ये सारा प्यार और पैम्परिंग सिर्फ इसीलिए था क्योंकि वो मुझे अपना छोटा भाई मानती थीं। पिछले जन्म में मुझे लगा था कि उनका इस तरह भागकर आना और बार बार पूछना उनकी एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन है, पर अब मुझे समझ आया वो बस ये चाहती थी कि मैं उन्हें सिलेक्ट ना करूं। इसीलिए उनके चेहरों पर ऐसा एक्सप्रेशन था। मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई और मेरी सांस अटकने लगी थी। बहुत देर तक चुप रहने के बाद मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और भारी आवाज में उन्हें जवाब दिया, 15 दिन बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने किसको चुना है। ये देखकर कि मैं सच नहीं बता रहा, वो तीनों बेचैन हो गई और डिटेल में पूछना चाहती थीं, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती मेरा फोन रिंग करने लगा।
यंग मास्टर, यंशु का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और वो बुरी तरह से इंजर्ड है। अभी उसको हॉस्पिटल में बचाने की कोशिश की जा रही है, पर हॉस्पिटल में कोई भी वार्ड खाली नहीं है। क्या आप मेरी मदद करके मेरे बेटे को बचा सकते हैं? जू हाउसकीपर की रोती हुई ये आवाज सुनकर लिन चियान्यू ने झट से मेरे हाथ से फोन छीन लिया। उसकी आवाज में भारी टेंशन थी। वो किस हॉस्पिटल में है? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर जू हाउसकीपर ने रोते हुए हॉस्पिटल का नाम बताया। ये छोटी सी बात है, मैं जाकर इसे हैंडल करती हूँ। इतना कहकर वो बिना रुके घूमकर वहां से चली गईं। ये देखकर जांग याकीन और ली सिनिंग दोनों भी बिना संकोच किए उसके पीछे निकल पड़ी। ये हॉस्पिटल जांग फैमिली के नाम पर है, मैं जाकर वहां के डायरेक्टर से बात करती हूँ। अजू, तुम घर पर आराम करो, मैं भी वहां कुछ सीनियर और टॉप लेवल डॉक्टर्स को जानती हूँ, मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करती हूँ। अजू, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन सब ने मुझे घर पे छोड़ने के एक्सक्यूज मेरे फायदे के लिए बनाए थे, पर सच तो ये था कि वो बस किसी भी तरह जू यानशु से मिलने जाना चाहती थी। उनका जू यानशु के लिए प्यार इतना क्लियर था, पता नहीं पिछले जन्म में मैं ये सब कैसे नहीं देख पाया। उनको इतनी जल्दी वहां से भागते हुए देखकर मेरे होठों पर खुद का मजाक उड़ाता एक स्माइल आ गया। मैं चुपचाप मुड़ा और अपने बेडरूम में चला गया और वहां उन तीनों से जुड़ी हर एक चीज को एक जगह जमा करने लगा। जब मैंने सारा सामान पैक कर लिया तब तक रात हो चुकी थी। मैंने अपना फोन ओपन किया तो मुझे स्क्रीन पर जू यानशु का रीसेंट पोस्ट दिखा। आज का दिन भी इन 3 मिसेस की स्पेशल केयर में गुजरा। उस पोस्ट के साथ जू यानशु की एक वीआईपी वार्ड से सेल्फी अटैच थी। उसमें वो ली सिनिंग का बनाया हुआ स्पेशल सूप पी रहा था। टेबल पर लिन ख्यानियो की वॉच रखी हुई थी और चेयर पर जैंग याकिन का कोट रखा था। मैंने उस पोस्ट पर लाइक बटन प्रेस किया और उन तीनों बॉक्स को देखता रहा जो मैंने अभी बाहर निकाले थे। इन बॉक्स में वो गिफ्ट्स थे जो मेरे 18th बर्थडे पर अंकल लिन, आंटी श्याओ और ग्रैंडपा ली ने मुझे दिए थे। ये उनके तीनों फैमिलीज के फैमिली एयरलूम्स थे और मैं फाइनल में जो भी गिफ्ट अपने पास रखूंगा वो इस बात का प्रूफ होगा कि लू फैमिली ने किस फैमिली के लिए मैरिज अलायंस चुना है। अब जब मेरी शादी फिक्स हो चुकी थी तो मेरा अपना जवाब देने का वक्त आ गया था। मैंने एक कोरियर वाले को बुलाया और वो तीनों बॉक्स उसके हाथ में दे दिए। मैंने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो 15 दिन बाद इन बॉक्सेस को उन पर लिखे हुए एड्रेसेस पर डिलीवर कर दे। कोरियर वाले के जाने के बाद मैंने वो सब चीजें जो उनसे जुड़ी थीं एक कचरे के डब्बे में डाल दी। उनसे जुड़ी हर एक याद अब पास्ट बन चुकी थी, जिसको मैंने पूरी तरह दफन कर दिया था। इस जन्म में मैं पिछले जन्म वाली गलतियां बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा। मैं अपना सारा फोकस शादी की तैयारियों पर लगा रहा था और बाहर की दुनिया की मुझे कोई खबर नहीं थी। कुछ दिन बिजी रहने के बाद जब मैं अपने लिए सूट और एक्सेसरी सिलेक्ट करके घर वापस लौटा तो मैंने देखा कि वो तीनों जू यानशु को घेरे हुई थी। एक एसी का टेम्परेचर सेट कर रही थी, दूसरी मेडिसिन को धीरे धीरे फूंक मारकर ठंडा कर रही थी और तीसरी जू यानशु पर ब्लैंकेट डालकर उसकी तबीयत के बारे में बेहद प्यार से पूछ रही थी। जू यानशु को किसी प्रिंस की तरह पैम्पर होते देख मेरी आंखों में फिर से वो सेल्फ मॉकिंग हंसी आ गई। उनका प्यार इतना क्लियर दिख रहा था, फिर पिछले जन्म में मैं अंधा कैसे था? एक पल के लिए मेरे दिल में बहुत सी फीलिंग्स आने लगी थी। तभी अचानक जू यानशु ने मुझे देखा और एक डरी हुई चिड़िया की तरह खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर रिस्पेक्ट और डर साफ दिख रहा था। यंग मास्टर, आप वापस आ गए, मैं अभी जाकर आपके लिए डिनर तैयार करता हूँ। ये कहते हुए जू यानशु खड़ा होने ही वाला था, पर लिन ख्यानियो ने उसको पकड़कर रोक लिया। यानशु की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और घर में काम करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। आजू, ये छोटे मोटे काम किसी और से भी करवाए जा सकते हैं, पर प्लीज यानशु को ऑर्डर देना बंद करो। जैंग याकिन और ली सिनिंग ने भी बीच में बोलना शुरू किया। यानशु अभी इतनी बुरी तरह इंजर्ड था, उस बात को ध्यान में रखते हुए अजू, उसको अब आराम करने दो। अगर सच में घर में काम करने वालों की कमी है तो हम कुछ सर्वेंट्स बुला सकते हैं जो यहाँ तुम्हारी मदद कर देंगे, पर प्लीज यानशु को ऑर्डर देना बंद करो। घर में एंटर होने के बाद से मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला था, फिर भी मुझ पर इतने सारे इल्जाम लगा दिए गए। मैंने ठंडी सांस ली, मेरी आंखों में कोल्ड लुक था। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया और अगर सिर्फ ये याद दिलाने पर कि तुम लोग इसे यहाँ से ले जा सकते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं उस पर जुल्म कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हारी नजरों में मैं सच में इतना अनरीजनेबल और बदतमीज हूँ? इसलिए अब उसके साथ कुछ भी बुरा होता है उसका ब्लेम मेरे ही सिर पर आएगा, राइट? मेरे इन सवालों के बाद पूरे लिविंग रूम में एकदम साइलेंस छा गया। उनके उन ब्लैंक और स्पीचलेस चेहरों को देखकर एक डीप हेल्पलेसनेस की फीलिंग मेरे अंदर आ गई। अब मेरा उनसे कुछ भी बोलने का मन नहीं था, इसलिए मैं अकेले घूमकर अपने बेडरूम में चला गया। अभी मैं थोड़ा शांत हुआ ही था कि जू यानशु मेरे दरवाजे पर एक कप कॉफी लेकर नॉक करने आ गया। उसका चेहरा बिल्कुल डरा हुआ था। सॉरी यंग मास्टर, प्लीज उन 3 मिसेस से गुस्सा मत होइए, उन्हें मेरी बहुत फिक्र है, इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने आपको वो सब बोल दिया। मेरी वजह से आपकी और उनकी लड़ाई हुई है। अगर आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर करिए,
अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस से मैं जानता था कि जू यानशू क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो अच्छा बनने और बेचारा दिखने की एक्टिंग करके बस प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता था। इसलिए मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कॉफी टेबल पर रखो और मेरे रूम से निकल जाओ। जब जू यानशू ने मेरी ये फ्रीजिंग कोल्ड आवाज सुनी तो वो और भी ज्यादा इंजर्ड एक्टिंग करने लगा, पर डर की वजह से और कुछ नहीं बोल पाया। उसने जानबूझकर कॉफी स्पिल करने का नाटक किया और वो उबलती हुई कॉफी मेरी बॉडी पर गिर गई। मेरी स्किन जलकर रेड हो गई और ब्लिस्टर्स फॉर्म होने लगे। मेरे मुंह से दर्द भरी आवाज निकली और मैंने गुस्से में जू यानशू को पीछे धक्का दे दिया, जो कि टिश्यू पेपर लेकर साफ करने की नकली कोशिश कर रहा था। मेरे धक्का देते ही जू यानशू ने जानबूझकर खुद को पीछे की तरफ टेबल पर गिरा दिया और उसका सिर जोर से टेबल से टकराया, जिससे उसके माथे से खून निकलने लगा। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज पूरे विला में गूंजने लगी। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, लिन क्यानयू, जांग याकिन और ली सिनिंग दौड़ते हुए अंदर आ गईं। जू यानशू को खून से लथपथ जमीन पर बेहोश देखकर वो तीनों पैनिक हो गईं। जांग याकिन ने एक झटके में मुझे जोर से पुश किया। लिन क्यानयू ने आगे बढ़कर जू यानशू को खाया और ली सिनिंग ने उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए घाव पर हाथ रखा। वो जू यानशू को लेकर वहां से पागलों की तरह दौड़ते हुए चले गए। किसी ने एक बार भी मुझे नहीं देखा जो जांग याकिन के धक्का देने से ग्लास कैबिनेट से जा टकराया था। वो ग्लास कैबिनेट टूटकर पूरी तरह चूर चूर हो गया था और उसके टुकड़े चारों तरफ फैल गए थे। ग्लास के उन टुकड़ों से मेरी बॉडी पर डीप कट्स लग गए थे और ब्लड ने मेरे कपड़े रेड कर दिए थे। मैं दर्द की वजह से अपना मुंह दबाकर जमीन पर बैठा था। मेरी बॉडी लगातार कांप रही थी और मैं बेबसी से बस उनको आंखों के सामने से जाते हुए देख रहा था। मेरे दिल में होने वाला दर्द अब बर्दाश्त से बाहर था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक आखिरी थॉट चल रहा था, मैं उनकी इस दुनिया से हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा और कभी उनसे कोई नाता नहीं रखूंगा। अपना सारा दर्द सहकर मैं अकेले हॉस्पिटल गया और अपने घाव का ट्रीटमेंट करवाया। मैंने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया और जब मैं मेडिसिन लेने के लिए जा रहा था तभी मुझे बगल वाले वार्ड में कुछ पहचाने हुए फेसेस दिखाई दिए। वो तीनों जू यानशू के वार्ड के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों का दर्द बिल्कुल नहीं छुप रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि यानशू बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। अगर वो लू फैमिली में रहेगा तो उसको सिर्फ दर्द और परेशानी मिलेगी। एक बार जब ये मैरिज अलायंस फिक्स हो जाएगा, चाहे जो भी हो, हमें उसे वहां से निकालना ही होगा। मैं अब उसे और चोट खाते नहीं देख सकती। आजकल हमारे पेरेंट्स को भी पता है कि जिसको हम सच में प्यार करते हैं वो यानशू है, इसलिए हमें उसकी सेफ्टी हर हाल में अश्योर करनी ही होगी। तो इसलिए चाहे आजो जिसको भी चुने, उस इंसान को बिना किसी कंप्लेंट के ये शादी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ताकि हमारी फैमिलीज यानशू को टारगेट न कर सकें। मैं वहां शांति से खड़ा ये सब सुन रहा था और अचानक मेरे दिल में एक भयंकर दर्द उठने लगा। तो आखिर ये रीजन था कि पिछले जन्म में वो मुझसे प्यार ना करने के बावजूद इस शादी के लिए मान गई थीं। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी खुशी सैक्रिफाइस करके अपने ट्रू लव को बचा लिया, लेकिन जो चीज तबाह हुई वो मेरी पूरी लाइफ थी। मैंने अपना सिर नीचे झुकाया, मैं हंसता गया और हंसते हंसते मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। तुम लोग निश्चिंत रह सकते हो, क्योंकि इस बार तुम में से किसी को भी अपना सैक्रिफाइस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने इमोशंस को वापस कंट्रोल करके जब मैं मुड़कर वहां से जाने लगा, अचानक मेरा फोन रिंग करने लगा। मेरे अलार्म की इस आवाज से वार्ड में खड़ी उन तीनों औरतों का ध्यान मेरी तरफ गया। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे वहां देखकर सब हैरान हो गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम यानशू से माफी मांगने आए हो? तुम कब से यहाँ हो? क्या तुमने अभी हमारी कोई बात सुनी? तुम्हारी बॉडी पर ये सब इंजरीज कैसे आईं? ये सब कैसे हुआ? एक के बाद एक आने वाले उनके इन ढेरों क्वेश्चंस का मैंने लाइन से जवाब दिया। मेरी बॉडी पर जो ये कट्स और इंजरीज हैं वो इसलिए आए क्योंकि तुम लोग जो यानशू को बचाने के लिए भाग रहे थे, तब तुमने मुझे जोर से धक्का दिया था। मैं हॉस्पिटल सिर्फ अपने घाव का ट्रीटमेंट कराने आया था, तुम्हारे उस झू यानशू को सॉरी बोलने नहीं, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरे ऊपर गर्म कॉफी गिराई थी, इसलिए मैंने उसे धक्का दिया। और जहां तक तुम लोगों से मिलने की बात है, ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मेरे मुंह से ये पूरी कहानी सुनकर वो तीनों कुछ सेकंड्स के लिए सुन्न हो गईं। उनकी आंखों में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। जब उन्हें याद आया कि आवाज सुनने के बाद क्या क्या हुआ था, यानशू ने जानबूझकर कॉफी नहीं गिराई थी, वो इंजर्ड था और उसके हाथों में ताकत नहीं थी। तुम उस पर गुस्सा मत करो। जब हम अंदर आए तो हर जगह ब्लड देखकर हमें लगा कि शायद उसकी जान को खतरा है, इसलिए हमारे इमोशंस थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। सॉरी, हमारा मतलब तुम्हें ब्लेम करना नहीं था। वो तो बस यानशू को ऐसी बेचारी हालत में देखकर हमने उसकी तरफ से कुछ बातें कह दी। हम चारों एक साथ बड़े हुए हैं, हमारे दिलों में हमेशा से तुम ही सबसे इंपॉर्टेंट हो। क्या तुमने मैरिज अलायंस के बारे में सोच लिया? ली सिनिंग ने जैसे ही ये बात खत्म की, वो तीनों अनकॉन्शियसली मेरी तरफ देखने लगी। उनके फेसेस काफी टेंस थे। उनका ऐसा रिएक्शन देखकर और जो सच मैंने अभी बाहर सुना था उसे याद करके मुझे ये तीनों अब बहुत फेक और सार्कास्टिक लगने लगी थीं। तुम तीनों, इससे पहले कि मेरी बात पूरी हो पाती, वार्ड के अंदर के मॉनिटर से सडनली तेज बीप की आवाज आने लगी। ये सुनते ही उन तीनों के दिल जोरों से धड़क उठे। वो तुरंत मुड़ी और भागकर वार्ड के अंदर कंडीशन चेक करने लगी। डॉक्टर्स और नर्सेस का पूरा स्टाफ भी वहां दौड़ता हुआ आया।
पेशेंट की सेकंड इंजरी के बाद उनकी किडनी काफी ज्यादा डैमेज हो गई है जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। गलत मेडिसिन के यूज से अब किडनी फेलियर ट्रिगर हो गया है और अब उनकी कंडीशन बेहद क्रिटिकल है। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? तुम किसी को गलत मेडिसिन कैसे दे सकते हो? यानशु अभी इतना जवान है, अगर तुम्हारी एक गलती की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई तो क्या तुम उसका अंजाम भुगत पाओगे? मैं तुम्हें हाफ एन आवर दे रही हूं 100% श्योर इलाज का प्लान लेकर आने के लिए। अगर यानशु को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। प्रोफेसर जैंग, आप पूरे देश के नंबर 1 किडनी स्पेशलिस्ट हैं। मैं चाहती हूं कि आप आकर मेरे एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन की जान बचाइए। आप इस वक्त कहां हैं? मैं अभी अपने सेक्रेटरी को भेजकर आपको रिसीव करवाती हूं। वार्ड में कंप्लीटली डर और केओस का माहौल बन गया था। हर कोई जो यानशु की कंडीशन को लेकर टेंशन में था। हॉस्पिटल ने बहुत ही जल्दी टॉप डॉक्टर्स की एक प्रोफेशनल टीम भेजी और सबसे फास्ट ट्रीटमेंट प्लान सबके सामने रखा गया। अब इसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन परफेक्ट मैचिंग किडनी ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है और जितना लेट होगा पेशेंट की कंडीशन उतनी ही डेंजरस होती जाएगी। ये कंक्लूजन सुनते ही उन तीनों औरतों ने एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं किया और तुरंत जाकर अपने किडनी मैच टेस्ट करवाए। रिजल्ट बहुत ही जल्दी सामने था। लिन ख्यान यू की किडनी परफेक्टली मैच कर गई। डॉक्टर द्वारा लाए गए सर्जरी कंसेंट फॉर्म को देखते हुए उसने बिना एक सेकंड सोचे उस पर अपना साइन कर दिया और चुपचाप सर्जरी रूम के अंदर चली गई। वक्त का एक एक सेकंड बहुत मुश्किल से गुजर रहा था और तभी जब हर कोई हद से ज्यादा टेंशन में था, वहां एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड खत्म हो रहा है। पेशेंट को अभी इमीडिएटली हैवी ब्लीडिंग की वजह से ब्लड की जरूरत है। मेरा और यानशु का ब्लड टाइप एकदम सेम है, हम अपना ब्लड दे सकती हैं, लेकिन पेशेंट का काफी सारा ब्लड बह गया है। आप दोनों का ब्लड सफिशिएंट नहीं होगा, हमें और भी लोगों से कांटेक्ट करना होगा। किसी और को ढूंढने का अब वक्त नहीं बचा है। हम दोनों का ब्लड काफी होगा, बस यानशु को बचाना चाहिए, चाहे कितना भी ब्लड निकालना पड़े हम दे सकती हैं। नर्स उनके जिद के आगे कुछ न कर सकी, इसलिए उन्होंने उन्हें खून निकालने वाले ट्रांसफ्यूजन रूम में भेज दिया। सर्जरी रूम के बाहर वो रेड लाइट बार बार जल बुझ रही थी और मेरी आंखों को चुंधिया रही थी। जो यानशु की कंडीशन बिगड़ने से लेकर उन लोगों का अपना खून देने तक मैंने आज ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा था और अभी मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। पिछले जन्म में जब लिन ख्यान यू और जैंग याकिन की जो यानशु के कारण मौत हुई थी तब मैं वहां मौजूद नहीं था। बाद में मुझे ये सब किसी और से सुनने मिला था। उस वक्त जब मैंने ऐसी सैड न्यूज सुनी, मैं रोते हुए एक सदमे में डूब गया था और इस बात को मैं कंप्लीटली समझ नहीं पाया था कि आखिर क्यों उन्होंने जो यानशु को बचाने के लिए अपनी ही लाइफ सरेंडर कर दी थी। लेकिन आज इस सीन को इन आंखों से देखने के बाद मेरे दिमाग की सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी थी। हाँ, क्योंकि वो तीनों सिर्फ जो यानशु से सच्चा प्यार करती थीं। एक ऐसा दीवानपन जिसके लिए वो सब कुछ सैक्रिफाइस करने को हमेशा रेडी थीं, चाहे बात उनकी शादी की हो या उनकी जिंदगी की। उन्होंने बिना सोचे समझे ये डिसाइड किया। यही रीजन है कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी जो यानशु से नहीं जीत पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस जन्म में मैं ये सब छोड़ देने वाला हूं और मैं कभी भी उनके इस लव स्क्वायर के बीच फंसे नहीं रहूंगा। कुछ वक्त बाद सर्जरी रूम की वो लाइट आखिरकार बंद हो गई। डॉक्टर अपना पसीना पोंछते हुए बाहर निकला और पूछा, क्या आप इनके फैमिली मेंबर हैं? सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल रही है, पेशेंट जल्दी ही होश में आ जाएगा। हालांकि उनका जिसने किडनी डोनेट की है उसे अभी कुछ वक्त तक आईसीयू में ऑब्जर्व करना पड़ेगा और ब्लड देने वाली वो दोनों औरतें भी ज्यादा ब्लीडिंग के चलते बेहोश हो चुकी हैं। तो क्या आप अकेले इन चारों को केयर दे पाएंगे? मेरा इन चारों लोगों से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं उनके फैमिली को कांटेक्ट कर देता हूं, वो जल्दी ही यहां पहुंच जाएंगे। ये बोलने के बाद मैंने बस उनके फैमिली वालों को डिटेल्स के साथ मैसेज सेंड किया और वहां से तुरंत बाहर की ओर निकल गया। दर्द और बुरी तरह टूट चुके मेरे इस शरीर को घसीटते हुए जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे माँ बाप लिविंग रूम में मेरा ही वेट कर रहे थे। मेरी पूरी बॉडी पर कट्स और ब्रूजेस देखकर मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वो टेंशन ना ले इसलिए मैंने उन्हें एक झूठा एक्सक्यूज देकर सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि मैं जल्दी कंप्लीटली ठीक होऊंगा तब उनका दिमाग रिलैक्स फील कर रहा था। फिर उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स पकड़कर मेरे हाथों में रख दिया। ये बॉक्स सू फैमिली की तरफ से भेजा हुआ मैरिज अलायंस टोकन है, इसे आराम से रख लो। हमने अपनी तरफ से सू वानशिंग को जो गिफ्ट भेजा था वो उसे ऑलरेडी रिसीव हो गया है। अभी अभी अंकल लिन, आंटी जैंग और ग्रैंडपा ली का मुझे फोन आया था मैरिज अलायंस के बारे में पूछने के लिए। उन्होंने जो यानशु के बारे में बात भी की है। उन्होंने कहा है कि उन तीनों ने बस ऐसे ही एक्स्ट्रा दया दिखाई है, पर रियल बात यह है कि वो सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हैं। हमें सच में कोई आइडिया नहीं है कि एक्चुअल बात क्या है, इसलिए हम उनको सीधे सीधे जवाब नहीं दे पाए। तो कृपया इस प्रॉब्लम को अपने तरीके से ही सॉल्व करो। तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम्हें खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, इसलिए तुम्हारे इस मामले में नहीं मैं और न तुम्हारे पिता इंटरफेयर करेंगे। मैं भी नहीं चाहता था कि पेरेंट्स को कोई परेशानी दूं, इसलिए मैंने प्रॉमिस करते हुए कहा कि मैं सब संभाल लूंगा। उसके आने वाले 2 दिनों तक मैंने अपने लोगों की मदद लेकर सू फैमिली और सू वानशिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन पता करनी चालू की, ताकि मैं इस रिश्ते से पहले सब ठीक से जान लूं। उनके बारे में प्रॉपर डिटेल जमा करने के बाद मैं सीधा सिटी मॉल गया और सू फैमिली के हर एक मेंबर की चॉइस का ख्याल रखते हुए मीट एंड ग्रीट गिफ्ट्स पैक किए। पूरा दिन घूमने के बाद मैं गाड़ी को सारे गिफ्ट से लोड कर अपने घर लौटा तो मैंने देखा कि लिन, क्यान यू और बाकी दोनों दरवाजे पर मेरा ही वेट कर रही थी। अपने
साथ ही वो लोग ढेरों गिफ्ट्स लेकर आई थी, जिससे पूरे लिविंग रूम की आधी जगह कवर हो चुकी थी। मेरे कंफ्यूज चेहरे को ध्यान में रखते हुए तीनों ने एक दूसरे को देखा। ये तमाम प्रेजेंट्स हमारी फैमिलीज ने रेडी किए थे और हमें स्पेशली बोला था कि हम खुद आकर तुमसे अपोलोजाइज करें। उस दिन जो इंसिडेंट हुआ तुम्हें पता ही है। यानशु पूरी तरह जिंदगी की आखिरी स्टेज पे था। वो सेकंड टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ था। इस वजह से हमारा दिमाग पूरी तरह होश खो बैठा था और हमने गुस्से में तुम्हें चोट पहुंचा दी। अर्जो, अगर तुम्हारे दिल में हमारे खिलाफ अभी गुस्सा है तो डायरेक्ट अपना फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल दो, पर हमारी फैमिलीज के एल्डर्स को परेशान मत करो। नहीं, सारा ब्लेम यानशु पर डालो। चाहे बात जो कुछ भी हो, यानशु सिर्फ एक विक्टिम है। उनकी बातें सुनकर फाइनली मुझे समझ आया कि वो यहाँ किसी अपोलोजाइज करने की इंटेंशन से नहीं, बल्कि अपनी फैमिलीज के प्रेशर की वजह से आई हैं। साथ ही अपने जू यानशु को बचाने के लिए माफी मांगना चाहती हैं। तुम सब अपने गिफ्ट्स को ले जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। वैसे भी इस छोटी और बोरिंग मैटर के लिए मैं जू यानशु से अपना रिवेंज लेने नहीं जा रहा हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे अब थोड़ा आराम चाहिए। ये कहते वक्त मैंने अपनी दुखती आंखों को रब किया और अपने बैग से सीधे फोन बाहर निकाला। अचानक से सू फैमिली की तरफ से दिया हुआ मैरिज अलायंस टोकन बॉक्स मेरे बैग से फिसलकर जमीन पर लिन ख्यानियों के कदमों के पास जा गिरा। ये क्या चीज है? जैसे ही जैंग याकिन और ली सिनिंग ने उस बॉक्स की ओर देखा, उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। मैरिज अलायंस टोकन? आजू, तुमने अपना मैरिज पार्टनर फिक्स कर लिया है? कौन है वो? मैंने आवाज सुनकर ऊपर देखा कि वो लोग उस बॉक्स को खोलने वाली थीं। बिना एक सेकंड गवाए मैंने झटके से उसे वापस उनके हाथों से छीन लिया। मेरा इतना अग्रेसिव रिएक्शन देखकर वो तीनों औरतें सुन रह गईं। तीनों बस बड़ी आंखों से मेरे ऊपर फोकस जमा रही थीं। तुमने किसको सिलेक्ट किया है? डिसाइड कर लिया तो क्या, और नहीं किया तो क्या? तुम लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब इस बात से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। इसका क्या मतलब है कि हमारा इससे कोई कनेक्शन नहीं है? तुम्हारे मैरिज पार्टनर की चॉइस सिर्फ हम तीन ही हो सकती हैं। हाँ, हम सब परफेक्टली जानते थे कि तुम अपना डिसीजन लेने में हमेशा कंफ्यूज रहते हो, इसलिए हमने कभी फोर्स नहीं किया। लेकिन अब जब तुमने किसी को कंफर्म कर लिया है तो हमें सच सच बता दो। हम भी इस टॉर्चर और टेंशन से फाइनली पीछा छुड़ाना चाहती हैं, किसी नापसंद इंसान से शादी करने के इस अजाब से। नापसंद इंसान से शादी? जब अभी तक कुछ तय भी नहीं हुआ है तब भी तुम लोगों को ये सिर्फ एक टॉर्चर की फीलिंग देता है। मैंने एक गहरी सांस ली, उस बॉक्स को ओपन किया और सू फैमिली की भेजी हुई लग्जरी शाइनिंग डायमंड वॉच को कंप्लीटली उनके सामने रिवील कर दिया। यही मेरा एक्चुअल आंसर है। क्या इससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है? इसके लिए तुमने कितने पैसे दिए? हम इसका पूरा फाइन कवर करने के लिए पेमेंट दे देती हैं। इसे हमारी माफी का तोहफा समझ लेना। मैं बस शांत रहकर अपने हाथ में उस शाइनिंग डायमंड को फोकस कर रहा था और मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला। लिन ख्यानियू को लगा कि मुझे ये डायमंड वॉच पसंद आई है। उसने खुद आगे बढ़कर वो वॉच मेरे हाथ पर पहना दी और बोली, खूबसूरत है, तुम पर बहुत सूट कर रही है, तुम इसे अपने मेमोरी के तौर पर रख सकते हो। पुनर्जन्म के बाद आज पहली बार मैंने उन तीनों के चेहरों पर सच्ची स्माइल देखी थी और उनकी इस खुशी का रीजन सिर्फ ये था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैंने अब तक अपना मैरिज अलायंस पार्टनर चुना नहीं है। इसलिए उस खुशी वाले पल में मुझे ये सब बहुत रिडिकुलस लगा। मैं उन्हें असलियत बताने ही वाला था कि अचानक से वहां जू सांशु आ गया और मेरी बात काट दी। वाह, घर में अचानक इतने सारे गिफ्ट्स कैसे आ गए? क्या ये सब यंग मास्टर को दिए गए हैं? जैसे ही उन तीनों ने नोटिस किया कि यानशु वापस आ गया है, उनकी नजरें पूरी तरह से यानशु पर चिपक गईं, जैसे वो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकती थीं। उनके होठों पर आई उस खुशी को देखकर मैंने कामली कहा, हाँ, ये सब मुझे दिए गए हैं, पर मुझे इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर तुम्हें चाहिए तो इसे तुम ले लो। ये कहकर मैं आगे बढ़ा और अपने बेडरूम की तरफ चला गया। मैं ले लूं? यंग मास्टर, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? इन मिसेज ने जो गिफ्ट्स आपको दिए हैं उनके लायक मैं कहाँ हूँ? जब आजू ने कह दिया कि ये तुम्हारे हैं तो अब से ये तुम्हारे ही हुए। ये कपड़े और गेम कलेक्शन सब न्यूली लॉन्च्ड लेटेस्ट मॉडल्स हैं। तुम इन्हें पहनोगे तो यकीनन बहुत स्मार्ट लगोगे। कोई चीज तुम्हारे लायक कैसे नहीं हो सकती? चीजों की वैल्यू तभी है जब कोई उन्हें यूज करे। यानशु, खुद को नीचा मत समझो। तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीजों के डिजर्व करते हो। जल्दी से इसे ओपन करके देखो, हम तुम्हारे साथ मिलकर सिलेक्ट करेंगे कि तुम पर क्या सूट करता है। यानशु को मनाने की उनकी आवाजें धीरे धीरे गायब हो गईं। दरवाजा बंद होने के बाद पूरा सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ पर बंधी उस वॉच का कोल्ड टच मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा जब मैं इसे लंबे टाइम तक पहनूंगा तो एक दिन मुझे इसकी आदत पड़ ही जाएगी। सोकर उठने के बाद मुझे चक्कर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे फीवर हो गया हो। पता नहीं लिन शियानियो और बाकी दोनों को ये न्यूज़ कहाँ से मिली, पर वो तुरंत भाग कर आ गईं। मैं 3 दिन तक बीमार रहा और वो रोज मुझे देखने आती थीं। बस लू फैमिली के घर में शिफ्ट होना ही बाकी रह गया था, लेकिन मेरे साथ बिताया गया उनका टाइम ना के बराबर था। मोस्टली वो नीचे वाले फ्लोर पर यानशु के साथ ही टाइम स्पेंड करती थीं। मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कभी एक्सपोज नहीं किया। कभी कभी वो ऊपर आकर मुझे भी देख लेती थीं और उन्होंने नोटिस किया कि मेरे रूम से बहुत सी चीजें गायब हो गई हैं। उनके बार बार पूछने पर मैंने बस कुछ रैंडम एक्सक्यूजेस देकर बात टाल दी। मेरे बर्थडे वाले दिन तक मेरी तबीयत भी ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी। बर्थडे पार्टी शुरू होने से पहले मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आए और उन्होंने स्पेशली मुझे बताया आज सर्कल के सभी इंपॉर्टेंट लोग अटेंड करेंगे। लिन फैमिली, जैंग फैमिली और ली फैमिली भी पक्का तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आएंगी। मैंने और तुम्हारे डैड ने डिस्कस किया है और हमें लगता है कि आज तुम्हारी मैरिज अनाउंस करने का परफेक्ट दिन है। तुम्हें क्या लगता है? मैं हाँ में सिर हिलाने ही वाला था कि तभी मेरे पीछे से एक ग्लास टूटने की
की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो जाओ शांग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था और वो अपनी जगह पर सुन्न खड़ा था। यंग मास्टर, आप शादी करने वाले हैं? मैंने बस हल्का सा सिर हिला दिया और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। वैसे भी जल्द ही सबको इस मैरिज के बारे में पता चल ही जाएगा। रात के 7 बजे बर्थडे पार्टी ठीक टाइम पर शुरू हो गई। हॉल पूरी तरह से गेस्ट से भरा हुआ था और वहां बहुत रौनक थी। इवनिंग गाउन्स पहने हुए लिन शियानियो और बाकी दोनों जैसे ही अंदर आईं, पूरे हॉल की नजरें वहीं पर टिक गईं। मैं सच में लू यंग मास्टर से जेलस हूँ। उनके पास इतनी ब्यूटीफुल बचपन की दोस्त है, वो भी 3-3, और वो उनमें से किसी एक को शादी के लिए चूज कर सकते हैं। मेरी लाइफ में ऐसा गुड लक कब आएगा यार? तुम्हारी जेलसी का क्या फायदा? ये तो बचपन से ही तय की गई मैरिज है। वो चाहे जिसे भी चुने, दोनों फैमिलीज का स्टेटस एकदम मैच करता है। वो एक परफेक्ट कपल होंगे। मुझे याद है लू यंग मास्टर की भी शादी की एज हो गई है ना? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो डायरेक्टली अपनी मैरिज अनाउंस कर देंगे? मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। मैं शांति से उनकी सारी गॉसिप सुन रहा था और मेरे फेस पर पानी जैसी खामोशी थी। पर यही सब बातें सुनकर उन तीनों औरतों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। अजो, तुम आज अपनी मैरिज अनाउंस करने वाले हो? तुमने हमें पहले से क्यों नहीं बताया? ये मेरी पर्सनल लाइफ है और तुम्हारा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैंने बहुत ही कोल्डली उनको जवाब दिया। उनकी आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था। तुम कह रहे हो कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या तुम्हारी शादी में ब्राइड कोई और होने वाली है? अब टाइम आ गया है, प्लीज ये ड्रामा बंद करो और जल्दी से बताओ कि आखिर तुमने किसको सिलेक्ट किया है। उनकी बात खत्म होते ही मेरे पेरेंट्स स्टेज के सेंटर में गए और पूरे क्राउड की तरफ देखकर हल्का सा बाव किया। आज आप सब ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे बेटे की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए यहाँ आए। मैं लू फैमिली की तरफ से आप सभी को दिल से थैंक यू कहता हूँ। बर्थडे सेलिब्रेट करने के अलावा आज हम एक और गुड न्यूज अनाउंस करने वाले हैं, और वो न्यूज मेरे बेटे लू चैनचू के मैरिज अलायंस पार्टनर के बारे में है। ये गुड न्यूज सुनते ही पूरे हॉल में एक्साइटमेंट फैल गई। तालियों और चीयर्स की आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो लिन फैमिली, जैंग फैमिली और ली फैमिली के एल्डर्स थे। वो तुरंत अपनी जगहों से खड़े हो गए और ली सिनिंग, जैंग याकिन और ली चैन यू को अपने पास बुला लिया। ये सीन देखकर उन तीनों के दिल पागलों की तरह धड़कने लगे थे और उनके चेहरे इतने डार्क हो गए थे जैसे लग रहा था कि अभी खून टपक पड़ेगा। मॉम डैड ने मुझे एक इशारा किया, मैं सब समझ गया और चलकर उनके पास जा खड़ा हुआ। मैं अभी वहां खड़ा ही हुआ था कि तभी मेरे पीछे से स्पीकर्स में एक तेज करंट की आवाज आने लगी। मैंने वहां मौजूद सारे गेस्ट के साथ पीछे मुड़कर देखा और बड़ी स्क्रीन पर मुझे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वो जू यानशु था, जो बुरी तरह फूट फूट कर रो रहा था। चान्यू, याकिन, सिनिंग, मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ एक हाउसकीपर का बेटा हूं। मेरे पास लू यंग मास्टर जैसे अच्छे लुक्स नहीं हैं, ना ही कोई पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड है। इसलिए बचपन से ही मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था और मैंने कभी किसी ऐसी चीज की उम्मीद नहीं की जो मेरी नहीं थी। लेकिन फिर तुम लोग मेरी दुनिया में आई और तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तब जाकर मेरे दिल में एक उम्मीद जागी थी। मैं अपनी पूरी लाइफ में तुम तीनों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं नहीं भूलूंगा कि कैसे तुमने लू यंग मास्टर को कैंपिंग ट्रिप पर अकेला छोड़ दिया था और रात भर ड्राइव करके मुझे नाइटमेयर से कंफर्ट करने वापस आ गई थी। मैं नहीं भूलूंगा कि कैसे मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए तुमने बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर मुझे नॉर्थ पोल ले जाकर वो ब्यूटीफुल नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई थी। और मैं ये तो बिल्कुल नहीं भूल सकता कि मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी किडनी डोनेट कर दी और बेहोश होने तक अपना खून दिया। जब तक तुम लोग ये वीडियो देखोगी, मैं सू ग्रुप की बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम में से किसी एक को लू यंग मास्टर की वाइफ बनना ही पड़ेगा, लेकिन ये सोचकर कि शादी के बाद तुम उनकी वाइफ बन जाओगी और तुम्हें मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, मुझे कभी कांटेक्ट नहीं कर पाओगी, मेरा दिल किसी धारदार चाकू से कटने लगता है। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मर्जी से ये शादी नहीं कर रही हो। तुम्हारी फैमिलीज ने तुम्हें इस मैरिज लाइफ के लिए फोर्स किया है और मुझे ये भी पता है कि अगर तुम्हें ये डर न होता कि तुम्हारी फैमिलीज मुझे टारगेट करेंगी तो तुम कभी भी लू यंग मास्टर से शादी करने के लिए रेडी नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे लिए खुद को कैद कर लो और अपनी पूरी लाइफ की खुशी सैक्रिफाइस कर दो। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपनी लाइफ यहीं खत्म कर दूंगा। मेरे मरने के बाद तुम पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा और तुम आजादी से अपने सच्चे प्यार को पा सकोगी। वो 5 मिनट का लंबा वीडियो अचानक से वहीं रुक गया। पूरे हॉल में शमशान जैसी शांति छा गई थी। सबने अपनी आंखें फाड़ रखी थीं और वो पूरी तरह शॉक्ड होकर लिन चैन यू, जैंग याकिन और ली सिनिंग को घूर रहे थे। सिर्फ मुझे छोड़कर। जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखा था तो मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था, लेकिन घर से निकलने से पहले जू यानशु की जो हालत थी उसे याद करके मुझे अब कोई हैरानी नहीं हो रही थी। मैंने स्टेज से नीचे उन तीनों औरतों को देखा जिन पर जैसे बिजली गिर गई थी और उनके साथ खड़े उन एल्डर्स को देखा जो गुस्से से बेहोश होने वाले थे। मैंने बहुत ही धीरे से एक गहरी सांस ली। ऐसी सिचुएशन होने के बाद सबसे बड़ा शौक शायद उन अंकल्स और एल्डर्स को लगा था जिन्होंने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा था। आखिर मेरे पेरेंट्स को तो पता ही था कि मैं इन तीनों
से शादी नहीं करने वाला, जिन्होंने मेरी पूरी पिछली लाइफ बर्बाद कर दी थी। इन तीनों बचपन की फ्रेंड्स को छोड़कर मुझे सिर्फ हैरानी नहीं बल्कि खुशी महसूस हो रही थी। और वो एल्डर्स जो अब तक अंधेरे में थे और सच्चे दिल से उम्मीद कर रहे थे कि हमारी मैरिज हो जाए, जब उन्हें पता चला कि उन तीनों ने जू यानशु के लिए क्या क्या किया है, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो अपनी पूरी लाइफ में दोबारा मैरिज अलायंस का टॉपिक नहीं उठाएंगे। और सच में बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जैसे ही उन एल्डर्स को होश आया, उन्होंने तुरंत बॉडीगार्ड्स को बुलाया और उन तीनों को जबरदस्ती पकड़वा लिया, जो पागलों की तरह जू यानशु को ढूंढने भागना चाहती थीं। सबके सामने इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद वो गुस्से में टेबल्स पीटने लगे। आज आजो का बर्थडे है, तुम लोग यहाँ रुककर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की बजाय कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? उस हाउसकीपर के बेटे को। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक हम जिंदा हैं, तुम अपनी पूरी लाइफ में उस लड़के से कोई भी कनेक्शन नहीं रख पाओगी। जिस पल उन्होंने सुना कि जू यानशु सुसाइड करने वाला है, उन तीनों औरतों का दिमाग पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ उसकी सेफ्टी घूम रही थी। वो चाहती थी कि बस किसी तरह उड़कर उसके पास पहुंच जाएं और उसकी जान बचा लें। इसलिए चाहे चारों तरफ से आती हुई लोगों की इंसल्ट्स और गॉसिप हो, या फिर उनके सामने गुस्से से आग बबूला होते एल्डर्स, या फिर बॉडीगार्ड्स की वो मजबूत दीवार जिसने उन्हें घेर रखा था, उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। क्या एक बर्थडे किसी की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? अगर आज तुमने हमें यहां से नहीं जाने दिया और जू यानशु को कुछ भी हो गया, तो हम तीनों अपनी पूरी लाइफ में लू चानचो से शादी नहीं करेंगी। ये धमकी देने के बाद उन्होंने अपने गाउन्स उतारी और शराब की बॉटल्स उठाकर बॉडीगार्ड्स के सामने फोड़ दी। देखते ही देखते पूरा बैंक्वेट हॉल एक कियोस्क में बदल गया और हर तरफ से चीखने की आवाजें आने लगी। मैं स्टेज पर खड़ा उन तीनों को बॉडीगार्ड्स की उस घेराबंदी को तोड़कर बिना पीछे मुड़े भागते हुए देख रहा था। मेरे चेहरे पर एक सेल्फ मॉकिंग स्माइल आ गई। दूसरा जन्म मिलने के बाद भी उन्होंने जू यानशु के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। और नीचे खड़े गेस्ट्स ने जब उन्हें भागते हुए देखा, तो उन सब की नजरें एक साथ मुझ पर आकर टिक गईं। तीनों बचपन की फ्रेंड्स उसी हाउसकीपर के बेटे से प्यार करती हैं। ओ माय गॉड, लू चानचो की तो पूरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। आज उसका बर्थडे भी है। अब जब उसकी ब्राइड्स भाग गई हैं और पूरी पार्टी बर्बाद हो चुकी है, तो क्या वो यहीं सबके सामने पागल नहीं हो जाएगा? उन सब की बातों का सामना करते हुए भी मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैं बिल्कुल काम था। मैंने अपने पेरेंट्स के कंधों को हल्के से थपथपाया, जो अभी भी सदमे में थे। मैंने माइक अपने हाथ में लिया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, अभी अभी एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आप सबको परेशानी हुई। मैं अपने पेरेंट्स की तरफ से आप सभी को सॉरी कहता हूँ। इसके अलावा मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मेरी मैरिज परसों होने वाली है और मेरी मैरिज पार्टनर हाइशी के सू फैमिली की सू वान सिंह है। आप सभी उस दिन हमारी शादी में इन्वाइटेड हैं। मेरे इन थोड़े से शब्दों ने एक बार फिर पूरे हॉल को पूरी तरह से साइलेंट कर दिया था। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनका क्या रिएक्शन होगा। मैंने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट दिया और हम होटल से बाहर निकल आए। पूरे रास्ते में कार के अंदर भयंकर सन्नाटा था। बस हमारे सांस लेने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। जब हम कार से उतरने वाले थे, तब पेरेंट्स ने गहरी सांस ली और मुझे बहुत ही प्यार और तरस भरी नजरों से देखा। अजो, क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो तीनों जो यंशु को पसंद करती हैं? क्या इसीलिए तुम इस मैरिज अलायंस को कैंसिल करने पर अड़े हुए थे और उस सू फैमिली की इललेजिटिमेट डॉटर से शादी करना चाहते थे? हाँ, जबरदस्ती का रिश्ता कभी खुशी नहीं देता। माना कि मेरे और सू वान सिंह के बीच कोई गहरी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उसका पूरा फोकस अपने करियर पर है, इसलिए वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। ये जरूरी नहीं कि हम बुढ़ापे तक एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करें, लेकिन हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट जरूर करेंगे और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मेरी इतनी कॉन्फिडेंट बातें सुनकर मेरे पेरेंट्स भी थोड़े हैरान हो गए। तुम्हें सू वान सिंह पर इतना ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि मैंने उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन मैंने अपना असली रीजन पेरेंट्स को नहीं बताया। मैंने उसे अपने दिल में ही दबा कर रखा। पिछले जन्म में सू वान सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं की थी और उसका कभी किसी के साथ कोई अफेयर या स्कैंडल सामने नहीं आया। वो बिजनेस वर्ल्ड की सबसे फेमस और कोल्ड हार्टेड क्वीन थी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये स्टेप कभी गलत नहीं हो सकता। उस मजाक बन चुकी बर्थडे पार्टी के खत्म होने के बाद मैं सीधा घर वापस आया और पूरे फोकस के साथ अपनी पैकिंग करने लगा। मैरिज सेरेमनी हाइशी में होनी थी। शादी से एक दिन पहले जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाला था, मुझे एक मैसेज आया। वो लिन चियान यू ने भेजा था, जिसमें एक एड्रेस लिखा था, यहाँ आओ, हम तुमसे बात करना चाहती हैं। मैंने टाइम चेक किया, फ्लाइट उड़ने में अभी 4-5 घंटे बचे थे, इसीलिए मैं राजी हो गया। जब मैं उस प्राइवेट रूम में पहुंचा और मैंने दरवाजा खोला, तो 3 उदास और डार्क नजरें सीधे मुझ पर आकर गिर गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा और मैं भी चुपचाप खड़ा रहा। कल हमने तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जो तमाशा किया उसके लिए हमें माफ कर दो, लेकिन वो किसी की लाइफ और डेथ का मामला था। हम अपनी आंखों के सामने यंशु को मरने नहीं दे सकती थी, इसीलिए हमें तुम्हें हर्ट करना पड़ा। मुझे हर्ट करने वाला काम तुम लोगों ने कोई पहली बार नहीं किया है।
मुझे तुम्हारे सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे इस कोल्ड एटीट्यूड ने उन तीनों को और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया। जो होना था वो हो चुका है। अब तुम्हारे गुस्सा करने या ये सब बोलने से कुछ चेंज नहीं होने वाला। इस वक्त हमारी फैमिलीज के सारे एल्डर्स गुस्से में हैं, लेकिन यंशु बेकसूर है। उसे इस सब में नहीं फंसाना चाहिए। बचपन से ही तुम एल्डर्स के फेवरेट रहे हो। अगर तुम बस एक बार उन्हें मना लो तो उनका गुस्सा पक्का शांत हो जाएगा। बस तुम जाकर उन एल्डर्स को मना लो ताकि वो यंशु को टारगेट ना करे। इस मैरिज अलायंस के लिए तुम हम में से जिसे भी चुनोगे वो पूरी लाइफ तुम्हें दिल से प्यार करेगी। ओके? तो इस बार भी मुझे यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ जू यानशु को प्रोटेक्ट करना था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कल तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद मैंने सबके सामने अनाउंस कर दिया था। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, लिन क्यान्यू ने मुझे बीच में ही रोक दिया। अनाउंस कर दिया? तुमने किसको सिलेक्ट किया? मेरी नज़रें उन तीनों के चेहरों पर घूम रही थीं। आखिर में मैंने उन्हें डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, बस इतना कहा, उस वक्त तुम तीनों फैमिलीज ने जो मैरिज अलायंस टोकन्स भेजे थे, मैंने वो कुरियर वाले को दे दिए हैं। कल तक वो तुम लोगों को मिल जाएंगे। मेरी ये बात सुनकर उन तीनों को लगा कि शायद मैंने उनमें से 2 टोकन्स वापस कर दिए हैं। वो मुझसे और डिटेल्स पूछना चाहती थी कि आखिर मैंने किसे चुना है। तभी हॉस्पिटल से एक कॉल आ गया। उन्हें बताया गया कि जू यानशु को होश आ गया है और अब वो फिर से टेरेस पर जाने की जिद कर रहा है। ये न्यूज़ सुनते ही उन तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने कोट्स उठाए और वहां से जाने लगी। उनकी पीठ को देखते हुए मैंने पहली और आखिरी बार उन्हें आवाज देकर रोका। हमेशा के लिए अलग होने से पहले क्या तुम तीनों एक साथ मुझे हैप्पी मैरिज विश कर सकती हो? पता नहीं क्यों, पर यह बात सुनकर लिन क्यान्यू, जांग याकिन और ली सिनिंग के दिलों में एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी होने लगी। तीनों ने अपने होंठ खोले। वो मुझसे ये पूछना चाहती थीं कि मैं उनसे ये क्यों बुलवा रहा हूं, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा। हैप्पी मैरिज। उनके बोलते ही हॉस्पिटल से दोबारा कॉल आने लगी। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकीं और सीधे वहां से चली गईं। मैंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उनकी कार को आंखों से ओझल होते देखकर मैं घर वापस आ गया। मैंने उन तीनों के नंबर्स को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया, अपना सामान उठाया और सू फैमिली के भेजे हुए प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठ गया। इस बार मैंने उन तीनों में से किसी को भी नहीं चुना, बल्कि अपनी एक बिल्कुल नई लाइफ की तरफ उड़ने का फैसला किया। जब वो तीनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची, तब तक जू यानशु को समझा बुझाकर नीचे लाया जा चुका था। वो बेड पर लेटा हुआ था और उन्हें इस तरह देखकर उनसे शिकायत कर रहा था कि वो उसके साथ क्यों नहीं थी। तुम लोग इतनी लेट क्यों आईं? इतना कहते ही जू यानशु की आंखें लाल हो गईं। ये देखकर उन तीनों का दिल दर्द से भर गया और उन्होंने तुरंत उसे बीच में घेर लिया। अब हम क्या करें? लिन क्यान्यू ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में उसके लिए गहरा दर्द था। हाँ, तुम्हारी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है। तुम्हें ज्यादा टेंशन या खुशी नहीं लेनी चाहिए। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जांग याकिन ने लिन क्यान्यू को ये करते हुए देखा तो उसे लगा कि वो एक स्टेप पीछे रह गई है। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, लेकिन तुम लोगों को फिर भी लू यांग मास्टर से मैरिज अलायंस करना पड़ेगा ना? जब भी मैं ये सोचता हूँ मेरा दिल बुरी तरह कटने लगता है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपनी फैमिलीज के प्रेशर में आकर किसी ऐसे इंसान से शादी करो जिससे तुम प्यार नहीं करती। पूरी लाइफ बहुत लंबी होती है। जू यानशु ने यह सब कहा और उदासी से अपना सिर नीचे झुका लिया, लेकिन जहां वो तीनों उसे नहीं देख सकती थी, वहां उसके होठों पर एक बहुत ही ठंडी और चालाक स्माइल आ गई थी। जब उसने अपना सिर वापस उठाया तो वो फिर से उसी बेचारे वाले लुक में आ गया था। यानशु, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम सिर्फ तुमसे प्यार करती हैं। भले ही हम में से कोई भी लू चेंशु से शादी कर ले, लेकिन तुम हमेशा हमारे दिलों में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन रहोगी। यानशु, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबसे ज्यादा प्यार हमेशा तुमसे ही करेंगी। मैं सच में बहुत टच्ड हूँ। तुम लोगों ने मेरे लिए अपनी फैमिली से बगावत की और लू चेंशु से शादी करने से इनकार कर दिया। मैं लू फैमिली के घर में इतने लंबे टाइम तक रहा, आखिर वो बिना किसी वजह के हमें धक्के मारकर कैसे निकाल सकते हैं? उसने तुरंत उन तीनों के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। अब हम क्या करें? लू यंग मास्टर की बर्थडे पार्टी में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से लू फैमिली ने मुझे और मेरे डैड को घर से निकाल दिया है। मैं जानता हूं कि लू यंग मास्टर मुझसे गुस्सा है, लेकिन मेरे डैड ने क्या गलती की थी कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया? ये सुनते ही वो तीनों तुरंत मुझे कॉल करने लगी ताकि वो मुझे ऑर्डर दे सकें कि मैं हाउसकीपर जो को नौकरी से निकालने का फैसला वापस ले लूं। काफी देर तक कॉल करने के बाद भी उन्हें सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। एक ही पल में उन तीनों के चेहरे काफी खराब हो गए थे। यानशु, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और अंकल को बेघर नहीं होने दूंगी। मेरे पास एक खाली विला पड़ा है, तुम और अंकल फिलहाल वहां शिफ्ट हो जाओ। यानशु, मेरे पास भी एक घर है। अपने सामने उन तीनों को आपस में लड़ते हुए देखकर कि वो किसके विला में रहेगा, जो यानशु अंदर ही अंदर हद से ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था। शुक्र है तुम तीनों यहाँ हो। जो यानशु और उसके डैड के रहने का अरेंजमेंट करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर वापस चली गई। अगली सुबह जब वो हॉस्पिटल जाकर जो यानशु से मिलने की प्लानिंग कर रही थी, तभी उन तीनों को अलग अलग पार्सल मिले। वो मेरी तरफ से वापस भेजे गए उनके मैरिज टोकन्स थे। अजो,
ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, मुझे क्यों नहीं चुना? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? बचपन में तो वो हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था और कितने प्यार से मुझे चियान्यू सिस्टर बुलाता था। वो कहता था कि बड़ा होकर वो मुझसे ही शादी करेगा। क्या उसने ज़ैंग याकिन को चुना है या ली सिनिंग को? यही सेम सीन बाकी दोनों घरों में भी चल रहा था। ज़ैंग याकिन और ली सिनिंग अपने अपने हाथों में टोकन्स पकड़े खड़ी थीं और उन दोनों को अंदर से बहुत अजीब और बुरा फील हो रहा था। मैं लिन चियान्यू से किस बात में कम हूँ? तीनों ने एक ही वक्त पर एक दूसरे के घर जाने का फैसला किया, पर कोई किसी को घर पर नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने वीचैट ग्रुप में प्लान बनाया। उन्होंने अपने रेगुलर होटल के प्राइवेट रूम में मिलने का डिसाइड किया। जब ज़ैंग याकिन वहां पहुंची तो लिन चियान्यू पहले से ही रूम में बैठी हुई थी। एक दूसरे के हाथों में टोकन्स देखकर दोनों को लगा कि मैंने ली सिनिंग को चूज कर लिया है। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। जब ली सिनिंग वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसकी दोनों सहेलियां उसे ही घूर रही हैं। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसने डायरेक्टली अपना टोकन बाहर निकाला। ये मेरी फैमिली का पुश्तैनी जेड पेंडेंट है। चेंशू ने इसे वापस कर दिया है। तुम दोनों में से कौन है जिसे चेंशू ने सिलेक्ट किया है? ली सिनिंग के हाथों में उस जेड पेंडेंट को देखकर दोनों ने डिसबिलीव के साथ एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत अपने अपने फैमिली टोकन्स बाहर निकाल दिए। अजो ने मेरे फैमिली का टोकन भी वापस कर दिया है। मेरा भी। तीनों के बीच अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया। अगर हम नहीं तो और कौन हो सकता है? चारों पावरफुल फैमिलीज में हमारे अलावा चेंजू से शादी करने के लायक और कौन है? हो सकता है चेंजू सिर्फ गुस्सा दिखा रहा हो। वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि हम जाकर उसे मनाएं। हाँ, यही बात होगी। पक्का ऐसा ही होगा। वो तीनों एक साथ एक ही बात बोल रही थी। एक पल के लिए वहां बहुत कंफ्यूजन फैल गई। तभी अचानक फोन की रिंगटोन ने उनकी प्लानिंग को तोड़ दिया। लिन कैन्यू ने देखा कि वो जो यानशू की बॉल थी। पता नहीं क्यों पर इस वक्त उसका कॉल उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फोन रिंग होके कट गया पर उसने नहीं उठाया। बाकी दोनों के फोन्स भी लगातार बजने लगे। उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही फोन को इग्नोर किया जब तक कि लिन कैन्यू का फोन फिर से रिंग नहीं करने लगा। उठा लो, क्या पता कोई इमरजेंसी हो। लिन कैन्यू ने आखिरकार कॉल आंसर कर ही लिया। हेलो यानशू, क्या हुआ? कैन्यू, क्या याकिन और सीनिंग तुम्हारे साथ हैं? हाँ, मैंने फोन स्पीकर पर रखा है, वो दोनों तुम्हें सुन सकती हैं। लिन कैन्यू के इतना बोलते ही फोन के दूसरी तरफ से जो यानशू की हल्की एक्साइटेड आवाज सुनाई दी। अब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं तुम तीनों ने मैरिज अलायंस से मना कर दिया, इसीलिए लू चेंजू हाइशू की सू फैमिली की इलिजिटिमेट डॉटर से शादी कर रहा है? क्या? ये सुनते ही वो तीनों पूरी तरह शॉक रह गईं। चेंजू हाइशी की सू फैमिली के साथ मैरिज अलायंस कर रहा है? ये कब हुआ और हमें इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? वो तीनों पावरफुल फैमिलीज की एरिसेस थीं, इसलिए नॉर्मली उन्हें हाइशी की सू फैमिली के बारे में पता था। वो ये मानती थीं कि सू वान सिंह बहुत केपेबल है, लेकिन फिर भी वो एक इलिजिटिमेट डॉटर थी और पावरफुल फैमिलीज के असली बच्चे इन इलिजिटिमेट बच्चों से सख्त नफरत करते थे। वो एक इलिजिटिमेट लड़की एजू के लायक कैसे हो सकती है? चेंजू सिर्फ हम पर गुस्सा निकालने के लिए किसी से भी ऐसे ही रैंडमली शादी कर लेगा? वो तीनों ने तुरंत अपने फोन्स निकाले और न्यूज सर्च करने लगी। फोन्स पर अलग अलग मीडिया अकाउंट्स की हेडलाइंस छपी थीं। सू फैमिली की इलिजिटिमेट डॉटर ने टॉप पोजीशन हासिल करने के बाद नैनचैंग की टॉप 4 फैमिलीज में से लू फैमिली के यंग मास्टर का दिल जीत लिया, जिससे उसकी पोजीशन और भी स्ट्रांग हो गई। पावरफुल फैमिली के यंग मास्टर ने एक इलिजिटिमेट डॉटर को क्यों चुना? भले ही वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इस सच को नकार भी नहीं सकती थी कि मैं किसी और से शादी करने वाला हूं। कैन्यू, याकिन, सीनिंग, क्या तुम लोग सुन रही हो? बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने पर जो यानशू ने तीनों का नाम पुकारा, लेकिन वो तीनों इस न्यूज से इतनी ज्यादा शॉक थीं कि उनके दिमाग में जो यानशू के बारे में सोचने की जगह ही नहीं बची थी। मेरे लिए हाइशी की सबसे फास्ट फ्लाइट बुक करो और हमारे लिए भी। हम सब साथ जाकर एजू को वापस लेके आएंगी। वो सिर्फ हम पर गुस्सा निकालने के लिए किसी से भी ऐसे ही कैसे शादी कर सकता है? ज़ांग याकिन की भी यही प्लानिंग थी। जब इसके असिस्टेंट ने उसे बताया कि हाइशी की आज की सारी फ्लाइट्स सोल्ड आउट हो चुकी हैं, तो उसने तुरंत अपनी फैमिली का पावर यूज करके प्राइवेट जेट के लिए एयर रूट की परमिशन मांगी, जो डायरेक्ट हाइशी जाए। कॉल कटने के बाद वो तीनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देख रही थीं। जो यानशू का कॉल फिर से आने लगा। ये बिल्कुल क्लियर था कि इस वक्त उन तीनों का जो यानशू से बात करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए बिना कुछ कहे उन तीनों ने एक साथ अपने फोन्स स्विच ऑफ कर दिए। हॉस्पिटल में बैठा जाओ यानशू अपने फोन को घूर रहा था जो कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसका वो सारा अच्छा मूड अचानक से मिट्टी में मिल गया था जब फोन से आवाज आई, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। तो उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पर दे मारा। लू चेन जाओ। जाओ यानशू ने पूरी नफरत के साथ मेरा नाम पुकारा। पूरी तरह टूट चुके अपने फोन को देखते हुए उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा भरा हुआ था। उसने एक नर्स को नया फोन लाने भेजा और इमीडिएटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। उन तीनों को प्राइवेट जेट के रूट की परमिशन मिलने में टाइम लग रहा था, इसलिए वो मुझे लगातार कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस कर रही थी। आ जाओ, हमसे बदला लेने के लिए किसी भी इलेजिटिमेट लड़की से शादी मत करो। आ जाओ, तुम वापस आ जाओ, हम ये मान लेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आ जाओ, जिद मत करो। दूर हाइशी में जब मैंने अपने फोन पर उनके मैसेजेस देखे तो मुझे समझ आ गया था कि उन्हें मेरे भेजे हुए गिफ्ट्स मिल गए होंगे। मैंने उन तीनों के नंबर्स को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और अपना फोन वापस पॉकेट में रखकर खुद को हल्का सा एडजस्ट किया।
मैं अपनी बारात के साथ निकल पड़ा। अपने फोन्स पर ब्लॉक होने की वो बीप टोन सुनने के बाद क्या अब भी उनके लिए कुछ समझना बाकी रह गया था? उन्हें समझ आ गया था कि मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, इसलिए वो पागलों की तरह अपने प्राइवेट जेट के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ऑर्डर्स देने लगीं। सू वॉन शिंग दरवाजे के अंदर बैठी उस बंद दरवाजे को घूर रही थी, ये सोचकर कि बाहर मैं खड़ा हूँ, वो दूल्हा जिसके उसने हमेशा सपने देखे थे। उसकी खुशी रोके नहीं रुक रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे उस इंसान से शादी करने का चांस मिलेगा जिसे वो सच्चे दिल से चाहती थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि मैंने अपनी तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स को छोड़कर उसके साथ मैरिज अलायंस क्यों सिलेक्ट किया। शायद भगवान को उसकी इन सालों की मुश्किलों पर तरस आ गया था। लेकिन चाहे जो भी रीजन हो, रिजल्ट पूरी तरह से उसके फेवर में था। रेड एनवेलप्स को पानी की तरह उड़ाने के बाद आखिरकार मेरे सामने का वो दरवाजा खुल ही गया। मैं धीरे धीरे चलते हुए रूम के अंदर गया। सू वॉन शिंग ने खुद को काम दिखाने की कोशिश करते हुए मेरी तरफ देखा और जैसे ही हमारी नजरें मिली, हम दोनों एक पल के लिए खो गए। सू वॉन शिंग मेरे इस पूरी तरह तैयार हैंडसम लुक को देखकर हैरान रह गई थी और मैं सू वॉन शिंग की आंखों में वो गहरा प्यार देखकर पूरी तरह से शॉक था। सू वॉन शिंग इतनी खुश और एक्साइटेड क्यों है? क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे तो खुद पर शक होने लगा था कि कहीं मैं अनजाने में किसी पास्ट में उसके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं था। जब मैंने सू वॉन शिंग को अपनी बाहों में उठाया और वेडिंग कार की तरफ ले जाने लगा, भले ही उसके फेस पर अभी भी वो कोल्ड एक्सप्रेशन था, लेकिन कोई भी इंसान देखकर बता सकता था कि वो कितनी खुश थी। सू वॉन शिंग वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा हमने उसके बारे में सोचा था। शायद अजाओ का ये डिसीजन एकदम सही था। वेडिंग कार में सुआंगशी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और मेरी भी यही हालत थी। इसलिए कुछ देर के लिए माहौल में एक अजीब सी ऑकवर्डनेस थी। तुम हम दोनों ने एक साथ बोलना शुरू किया। उसके नर्वस चेहरे को देखकर मैं अचानक रिलैक्स हो गया। मैंने स्माइल करते हुए कहा, पहले तुम बताओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स रखे हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए काफी टायरिंग होने वाला है। सुआंगशी ने मेरे दुबले चेहरे को थोड़ी टेंशन के साथ देखा। थैंक यू, मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से थैंक यू सुनकर सुआंगशी थोड़ी उदास लग रही थी। अब मुझे सच में अपनी इस वाइफ के बारे में क्यूरियोसिटी होने लगी थी। वो बाहर की दुनिया की र्यूमर से काफी अलग लग रही थी। उसके लाल होते कानों को देखकर मैं फील कर सकता था कि सुआंगशी को इस मैरिज अलायंस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। होटल पहुंचते ही सुआंगशी को स्वीट में भेज दिया गया ताकि वो पूरी शादी की सबसे इंपॉर्टेंट वेडिंग ड्रेस पहन सके। जब सुआंगशी अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई तो वहां मौजूद सब लोग उसकी ब्यूटी और उस ड्रेस की चमक देखकर फिर से हैरान रह गए। मैं व्हाइट सूट पहने स्टेज पर खड़ा था और जब सुआंगशी मेरी तरफ चलकर आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर क्यूपिड का तीर लग गया हो। सब कुछ इतना परफेक्ट हो रहा था कि यकीन करना मुश्किल था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मेरे डैड अपनी बहू को देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। अब वो और मम आराम से रिलैक्स कर सकते थे। ग्रूम, क्या आप अपनी मैरिज वाउस को हमेशा निभाने का प्रॉमिस करते हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या हेल्थ, खूबसूरती हो या नहीं, सक्सेस हो या फेलियर, क्या आप हमेशा इनसे प्यार करेंगे, इन्हें कंफर्ट करेंगे, इन्हें रिस्पेक्ट करेंगे, इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और पूरी लाइफ इनके लिए लॉयल रहेंगे? मैंने सुआंगशी की आंखों में देखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, आई डू। उसकी आंखों में जो गहरा प्यार था वो मेरे लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन ये फीलिंग्स कहाँ से आईं? मैं थोड़ा खोसा गया था। ब्राइड, क्या आपको ये मंजूर है? मेरे सामने खड़ी सुआंगशी ने नर्वसनेस में मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी टेंशन फील करके मैंने उसे कंफर्ट करने के लिए अपनी उंगलियों से उसके हाथ को हल्के से सहलाया। आई डू। अब ग्रूम ब्राइड को किस कर सकते हैं। मैंने बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट के साथ सुआंगशी के माथे पर किस किया। हालांकि शादी की ज्यादातर तैयारियां सुआंगशी ने ही मैनेज की थी, फिर भी मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। फ्रेश होकर जब हम हमारे नए रूम के बेड पर लेटे तो मुझे आने वाली वेडिंग नाइट के बारे में सोचकर नर्वसनेस होने लगी थी। सुआंगशी जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने उस लाल रंग के सजे हुए बेड पर लेटे हुए मुझे बड़ी ही हॉट नजरों से देखा। मेरे पास उससे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन साफ था कि अभी ये पूछने का सही टाइम नहीं था। लाइट्स ऑफ कर दें? मैंने थोड़ा हकलाते हुए पूछा। सुआंगशी ने बस बेड के पास वाला एक हल्का येलो लैंप ऑन छोड़ दिया और खुद आगे बढ़कर मुझे किस करने लगी। दूसरी तरफ प्राइवेट जेट से वेडिंग वेन्यू पर पहुंचने वाली वो तीनों जब खाली बैंक्वेट हॉल को देखती हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि वो लेट हो चुकी हैं। वो तुरंत अपनी कार लेकर सू फैमिली के घर की तरफ निकल पड़ी। सू फैमिली के घर के बाहर पहुंचते ही उन तीनों को रोक दिया गया। वहां की टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो अंदर नहीं जा सकी, इसलिए उन्हें वापस अपनी कार में जाकर चुपचाप वेट करना पड़ा। एक मिनट उनके लिए किसी सजा की तरह गुजर रहा था। उन्हें कभी टाइम इतना स्लो नहीं लगा था। जब सुबह हुई तो नौकरों को सामान खरीदने के लिए बाहर आते देख उन्होंने तुरंत उस गाड़ी को रोका और नौकर को डराकर अपने साथ अंदर ले जाने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी बहस और जबरदस्ती के बाद वो सर्वेंट उन्हें अंदर ले गया। सू फैमिली के मैंशन में एंटर होते ही वो सीधा मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। उस सर्वेंट ने जैसे ही खुद को आजाद पाया, उसने तुरंत सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया। पूरे मैंशन में अलार्म बजने लगा। क्या हुआ? मैंने पूछा। कोई अंदर घुस आया है।
तुम सोते रहो, मैं नीचे जाकर देखती हूँ, सु वानशिंग ने कहा। उसके जाने के बाद मुझे भी नींद नहीं आई। जैसे ही मैं नीचे गया मैंने देखा कि सिक्योरिटी ने उन तीनों बिन बुलाए मेहमानों को जमीन पर दबा रखा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? लिन कैन्यू और बाकी दोनों ने जैसे ही मुझे सीढ़ियों से नीचे आते देखा, उन्होंने तुरंत सु वानशिंग से बहस करना बंद कर दी। उनकी नजरें सीधे मेरे गर्दन पर मौजूद उन लव बाइट्स पर गईं और अचानक उन्हें ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे उनकी सांसें रुक गई हों। उन्होंने मुड़कर पूरी खुशी से भरी सु वानशिंग को इस तरह घूरा जैसे वो उसे कच्चा चबा जाना चाहती हों। सु वानशिंग ने उनकी नजरों को पूरी तरह इग्नोर किया और तेज कदमों से मेरे पास आ गई। मैंने उसे इशारा किया कि वो एक्सप्लेन करे कि हॉल में इन तीनों का क्या तमाशा है। इन्होंने किचन स्टाफ को बंधक बनाकर विला में घुसने की कोशिश की, इसलिए इन्हें क्रिमिनल समझकर पकड़ लिया गया। इन्हें छोड़ दो, ये एक तरह से मेरी बड़ी बहनें हैं। बड़ी बहनें। जब उन्होंने सुना कि मैं उन्हें इस तरह इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो लिन कैन्यू और बाकी दोनों अपनी बेइज्जती भूल गईं। उन्हें बस अपने दिल में एक भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। आजाद होते ही वो तीनों तुरंत मेरी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें फिर रोक दिया। अपने सामने खड़े गार्ड्स को देखकर वो वहीं खड़ी खड़ी मुझसे बोलने लगी, आजहू, तुम सिर्फ हमसे गुस्सा होकर किसी से भी शादी नहीं कर सकते। हमारे साथ वापस चलो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, बस वापस लौट आओ। हम ये मान लेंगे कि कुछ नहीं हुआ था। उनकी ये बातें सुनकर सु वानशिंग गुस्से से आग बबूला हो गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैंने उसे एक शांत रहने वाला लुक दिया और फिर कुछ दूरी पर खड़ी उन तीनों की तरफ मुड़कर देखा। तुम लोग खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हो। मैं तुमसे गुस्सा होकर किसी से भी शादी कर लूंगा। क्या तुम्हें ये मजाक नहीं लगता? रही बात कि तुम्हें प्रॉब्लम है या नहीं, तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे ओपिनियन की कोई परवाह है? तुम लोग आखिर हो क्या? ये सब बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है मैंने पास्ट में तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, इसीलिए तुम्हें ये गलतफहमी हो गई है। क्या तुम लोग मेरे लायक भी हो? इतना बोलकर मैं सु वांगशेंग के साथ ब्रेकफास्ट करने चला गया। सु वांगशेंग ने जब देखा कि मैंने उन तीनों को कितनी बेदर्दी से जलील किया है, तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया कि उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दो। आजो, उनकी आवाज पीछे छूटती गई। खाना खाने के बाद मैं बाहर के काले बादलों को देख रहा था और मुझे हाउसकीपर और सु वांगशेंग की बातें सुनाई दे रही थी कि वो तीनों बाहर दरवाजे पर खड़ी हैं और जाने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें इग्नोर करो, मैंने सु वांगशेंग को देखते हुए कहा। तुम्हें जानबूझकर मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा उनके साथ कैसा रिलेशन था। अब जब मैंने तुमसे शादी कर ली है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने पास्ट को पूरी तरह पीछे छोड़ चुका हूँ। मेरी बातों से पकड़ी जाने के बावजूद सु वांगशेंग को बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। चलो अब ये बताओ कि तुम पहले से ही मुझे जानने वाली एक्टिंग क्यों कर रही हो? ये सुनकर सु वांगशेंग की स्माइल थोड़ी रुकी और वो थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। क्या उसे सच बता देना चाहिए? क्या वो ये बताए कि उसने स्कूल में मेरा आईडी कार्ड उठाया था और उस फोटो को देखकर ही उसे पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया था, और बाद में जब उसने मुझे बुलिंग के शिकार एक स्टूडेंट की मदद करते देखा तो वो पूरी तरह मेरी दीवानी हो गई थी? क्या ये सब बताने से वो एक पागल आशिक नहीं लगेगी? सु वांगशेंग ने कुछ देर सोचा और फिर ईमानदारी से सब बता दिया। हाई स्कूल में मैं तुम्हारे ही स्कूल में थी, पर मुझे तुम्हारी कोई याद क्यों नहीं है? उस वक्त मैं सु फैमिली के घर वापस नहीं आई थी। बाद में जब मुझे सु फैमिली में लाया गया, तब तक तुम स्कूल छोड़ चुके थे। अच्छा, तो ये बात है। तभी अचानक बादलों के गरजने की तेज आवाज आई। हम दोनों चौंक गए। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन हमने बिना परवाह किए अपनी बातें जारी रखी। हम दोनों ही एक दूसरे को और अच्छे से समझना चाहते थे। बारिश में भीग रही उन तीनों को जैसे सब भूल चुके थे। वो अभी भी हार न मानते हुए उस तेज बारिश में खड़ी थी। पानी उनके शरीर को भिगो रहा था। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन वो उनके दिलों के दर्द को धो नहीं पा रही थी। मैं तो झो यानशु को पसंद करती थी ना, तो फिर अर्जो की शादी होने पर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? ली सिनिंग की बात सुनकर बाकी दोनों को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। दोनों चुप देखकर वो धीरे से बड़बड़ाती रही। क्या तुम्हें लगता है कि अर्जो हमें कभी माफ नहीं करेगा? नहीं, अर्जो हमेशा हमारे लिए सॉफ्ट हार्टेड रहा है। जब उसे पता चलेगा कि हम बारिश में भीग रही हैं, तो वो पक्का बाहर आएगा। वो हमारी सबसे ज्यादा केयर करता है। वो तीनों उस बारिश में खड़ी होकर खुद को झूठी तसल्ली दे रही थी, जब तक कि लिंग ख्यान्यू का शरीर हार नहीं मान गया और वो बेहोश होकर गिर नहीं पड़ी। बाकी दोनों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो भी गिरकर बेहोश हो गई। जब झो यानशो हाइशी में सु फैमिली के घर के बाहर पहुंचा, तो उसने यही सीन देखा। वो तीनों बारिश में बेहोश पड़ी थीं। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया। पेशेंट ने कुछ ही टाइम पहले अपनी किडनी डोनेट की थी। उनका शरीर अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। इतनी भारी बारिश में भीगने की वजह से उन्हें बहुत तेज फीवर है। बाकी दोनों ने भी खून दिया था और वीकनेस की वजह से भीगने के बाद उन्हें भी तेज फीवर हो गया है। हॉस्पिटल में जाओ यानशु अकेला उन तीनों की देखभाल कर रहा था। वो लगातार उनके माथे पोंछ रहा था और उनके आईवी ड्रिप्स पर नजर रखे हुए था। ली सिनिंग और जान याकिन सबसे पहले उठी। खुद को हॉस्पिटल के रूम में देखकर दोनों को लगा कि मैं उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अचानक दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई। दोनों को लगा कि वो मैं हूँ और वो उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे को घूरने लगीं। लेकिन जब उन्होंने जाओ यानशु को अंदर आते देखा, तो दोनों के चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। याकिन, सिनिंग तुम उठ गईं। मैं तो डर के मारे पागल ही हो गया था। ये कहते हुए वो उनके बेड के पास आया और अपना हाथ जांग याकिन का माथा चेक करने के लिए बढ़ाया, लेकिन जांग याकिन ने अपना सिर पीछे कर लिया। जाओ यानशु की आंखें तुरंत लाल हो गईं।
मैं ठीक हूँ, तुम जाकर सिनिंग को देखो। जांग याकिन को समझ नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो उसे टच करे। मैं भी ठीक हूँ, तुम जाकर क्यानयू को देखो। जाओ यानशु को बेचारों की तरह अपनी ओर देखते हुए पाकर भी ली सिनिंग को उसे मनाने का कोई मन नहीं किया। तुम लोग बहुत बुरे हो। जाओ यानशु ने मुंह फेर लिया और उम्मीद करने लगा कि वो उसे मनाएंगी। काफी देर वेट करने के बाद भी जब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने मुड़कर देखा तो दोनों चुपचाप छत को घूर रही थीं। पता नहीं वो क्या सोच रही थीं, लेकिन किसी को भी उसके इमोशनल ड्रामा की कोई परवाह नहीं थी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसने देखा लिन क्यानयू भी होश में आ गई है। क्यानयू, तुम आखिरकार उठ गई। तुम्हें नहीं पता कि इन दोनों ने। लिन क्यानयू ने उठते ही जाओ यानशु की बकवास सुनी, जिससे उसके सिर में दर्द होने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाई और चिल्लाई, शट अप, आखिर चल क्या रहा है? ये तीनों मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं? जाओ यानशु के आंसू देखकर लिन क्यानयू को सिर्फ इरिटेशन फील हो रही थी। उसे पहले जैसी कोई दया नहीं आ रही थी। कल सू फैमिली के मैंशन के बाहर खड़े होकर उन्हें आखिरकार अपने सच्चे फीलिंग समझ में आ गए थे। वो असल में मुझसे प्यार करती थीं, इसलिए मेरा किसी और से शादी करना उनके लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। रही बात जाओ यानशु की, तो उन्होंने बस उसकी कमजोर हालत देखकर उस पर तरस खाया था। अब अगर वो मुझे वापस पाना चाहती थीं, तो उन्हें जाओ यानशु को दूर भेजना होगा। जाओ यानशु ने उन तीनों को चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए पाया। क्या तुम लोग मुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हो? लिन क्यानयू ने उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। आ जाओ, अभी भी हमसे गुस्सा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसकी तो शादी हो गई है, अब तुम लोगों को जबरदस्ती उससे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर ये सब क्यों? और किसने कहा कि तुम फोर्स थीं? तुम लोग तो उससे प्यार भी नहीं करती थीं। शट अप, हमारे फीलिंग्स के बारे में कमेंट करने वाले तुम कौन होते हो? तीनों ने बहुत ही कोल्डली उसकी तरफ देखा। जब से जाओ यानशु ने उन तीनों का अटेंशन हासिल किया था, तब से उन्होंने उसे कभी ऐसी नजरों से नहीं देखा था। उसे तुरंत वो दिन याद आ गए जब वो पहली बार लू फैमिली के घर आया था और उनसे मिला था। उस वक्त वो उसके लिए ऐसी ही कोल्ड थीं। मेरी इतने सालों की मेहनत, बड़ी मुश्किल से मैंने उनके दिल में लू चंचुए के लिए नफरत पैदा की थी और उन्हें अपने करीब किया था। तो अब सब कुछ पहले जैसा क्यों हो गया? जाओ यानशु इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो पागलों की तरह चिल्लाया, लू चन चौ की शादी हो चुकी है। तुम लोगों ने मेरे लिए उसकी बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी, उससे शादी करने से मना कर दिया। ये सब कुछ दिन पहले ही तो हुआ है, क्या तुम भूल गई? लू चन चौ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर उसे सच में तुम्हारी फिक्र होती तो वो तुम्हें ऐसे भारी बारिश में बेहोश होने के लिए नहीं छोड़ देता और एक बार भी बाहर आकर नहीं देखता। शट अप, शट अप, शट अप! पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए जू यानचू को देखकर उनके दिल में उसके लिए जो थोड़ी बहुत दया बची थी, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्या लू चन चौ ने तुमसे कुछ कहा है? शादी के बाद भी वो हमारे बीच आग लगाना चाहता है? वो एक कमीना है। वो जोर जोर से मुझे गालियां देने लगा। उसका ये रूप उसके पहले वाले बेचारे रूप से बिल्कुल अलग था। अगर तुमने एक भी वर्ड और बोला तो मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लिन च्यानियू ने उसे घूरते हुए कहा। जू यानचू को अचानक याद आ गया कि वो तीनों हाइशी की 4 सबसे पावरफुल फैमिलीज की वारिसें हैं। भले ही वो पहले उसे पैम्पर करती थीं और उसके सामने हमेशा स्वीट और पोलाइट रहती थीं, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो असल में वैसी थीं। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उन तीनों ने एक इंसान को, जिसने उन्हें गुस्सा दिलाया था, तड़प तड़प कर पागल बना दिया था। जू यानचू का शरीर सुन पड़ गया और उसकी पीठ पसीने से भीग गई। उसने फिर से अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, तुम लोग अभी अभी उठी हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं। इतना बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर भाग गया। रूम से बाहर निकलते ही उसका चेहरा गुस्से से बहुत भयानक हो गया था और उसकी आंखों में खतरनाक साया था। लू चन चौ, तुम मर क्यों नहीं जाते? तुम मरते क्यों नहीं? वहां से गुजर रहे डॉक्टर्स और नर्सेस उसके डरावने चेहरे को देखकर चौंक गए, लेकिन उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लिए और उनके लिए खाना लाने चला गया। वो अपनी इस लग्जूरियस लाइफ को मेंटेन करना चाहता था और इसके लिए उसे लिन च्यानियू और उन दोनों से चिपक कर रहना ही होगा। हाई क्लास सोसाइटी की ऐशो आराम देखने के बाद वो किसी भी कीमत पर अपनी पुरानी ऑर्डिनरी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता था। जब से मुझे पता चला था कि सू वैनशिंग मुझसे प्यार करती है, मैं उसके प्यार का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा था। नई शादी होने की वजह से हम सारा दिन एक दूसरे से चिपके रहते थे और हमारा रिश्ता तेजी से गहरा हो रहा था। एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद हम एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट गए। उस रिजॉर्ट की ब्यूटीफुल सीनरी देखकर मैंने ऐसे ही एक फोटो ली और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दूसरी तरफ वो तीनों जो अपना फोन चेक कर रही थी, उन्होंने मेरी पोस्ट देखी। फोटो में मेरा हाथ एक गोरे छोटे से हाथ को पकड़े हुए था और हम दोनों बैम्बू फॉरेस्ट में टहल रहे थे। स्क्रीन के जरिए ही कोई भी मेरी खुशी और सुकून को फील कर सकता था। पता लगाओ ये जगह कौन सी है। अपने असिस्टेंट से एड्रेस मिलने के बाद वो तीनों अपनी आईवी ड्रिप्स निकाली, कपड़े चेंज किए और गाड़ी में बैठकर उस हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट की तरफ निकल पड़ी। जब तक वो तीनों हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट पहुंची, कई घंटे बीत चुके थे और मैं सू वैनशिंग के साथ हॉट स्प्रिंग बात खत्म कर चुका था। अब हम खाना खा रहे थे। लू चन चौ, तुम एक नंबर के कमीना हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे रिलैक्स करने लाए हो, लेकिन असल में तुमने। सू वैनशिंग आगे कुछ बोल नहीं पाई। हॉट स्प्रिंग के अंदर मेरी हरकतों को याद करके उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वाइफी, मुझे अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया है। अब गुस्सा मत हो, कुछ खा लो, तुम बहुत थक गई होगी।
गुस्से में फूली हुई सू वैंग शेंग ने मेरे हाथ से स्टेक का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया, जैसे वो अपनी सारी भड़ास निकाल रही हो। वो मुझे बहुत ही गुस्से से घुरते हुए अपना खाना चबा रही थी, लेकिन जो उसे लग रहा था कि एक डरावना लुक है, वो मेरी नजरों में हद से ज्यादा क्यूट था। मेरा दिल अपनी वाइफ पर पिघल रहा था। मैं सू वैंग शेंग को अपने हाथों से खिलाता रहा, और जब वो और नहीं खा पाई तब मैंने आराम से अपना खाना शुरू किया। जब लिन खान यू, जैंग याकिन और ली सिनिंग ने मुझे ढूंढा तो उन्होंने देखा कि मैं अपनी बगल में बैठी औरत को खुशी से खाना खिला रहा हूं और मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ प्यार था। हमारे बीच का माहौल इतना स्वीट था कि मानो वहां किसी तीसरे इंसान की कोई जगह ही नहीं थी। इस सीन ने उन तीनों के दिलों को छलनी कर दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका दम घुट रहा हो। पहले ये सब सिर्फ उन पर ही न्यौछावर होता था। अब रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं बचे थे। वो तीनों बहुत ही भारी मन से हमारे सामने आकर खड़ी हो गईं। खाना खाने में बिजी होने की वजह से हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि कोई वेटर गुजर रहा होगा, लेकिन जब हमें लगा कि वो कुछ ज्यादा ही देर से वहां खड़ी हैं, तब हमने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। तुम लोग फिर आ गई? क्या पिछली बार मैंने सब क्लियर नहीं किया था? आजू, हम स्पेशली तुमसे मिलने आई हैं। क्या हम तुमसे थोड़ी बात कर सकती हैं? तुम्हें मेरे हस्बैंड से क्या बात करनी है? सू वैंग शेंग ने प्रोटेक्ट करते हुए कहा। हालांकि मैंने उसे बता दिया था कि मेरे दिल में अब उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर भी वो मुझे उनके साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिरकार हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे, 20 सालों से ज्यादा साथ रहे थे, और मैं हमेशा से बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान था। आजू, उन तीनों ने सू वैंग शेंग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस वो मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे फ्यूचर में परेशान करें, इसलिए मैंने अकेले में बात करने की उनकी रिक्वेस्ट मान ली। मैंने सू वैंग शेंग को कंफर्ट करने के लिए उसके होठों पर किस किया। उसके जाने के बाद मैंने बहुत ही कोल्ड लुक के साथ उन तीनों को देखा। बोलो। सू वैंग शेंग और उनके बीच मेरे इस डबल स्टैंडर्ड एटीट्यूड को देखकर लिन खान यू और बाकी दोनों को बहुत तकलीफ हो रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर सू वैंग शेंग बोर होकर पत्थरों को पैर से मार रही थी। तभी उसने देखा कि एक व्हाइट हुडी पहने ऑर्डिनरी सा दिखने वाला आदमी उसके पास आया। वो अपनी मरी हुई मछली जैसी आंखों से उसे गुस्से से घूर रहा था। सू वैंग शेंग को लगा कि शायद वो उसका रास्ता रोक रही है, इसलिए वो थोड़ा साइड हो गई। क्या तुम लू चंजू की वाइफ हो? सू वैंग शेंग ने उस अजीब से आदमी को देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं लू चंजू के हाउसकीपर का बेटा हूं। लू चंजू को मेरे बारे में कुछ गलत फहमियां हैं। वो लिन, जैंग और ली फैमिली की मिसेस को पसंद करता है, और वो तीनों मिसेस मुझे थोड़ा स्पेशल मानती हैं, इसीलिए वो हमेशा मुझे टारगेट करता है। मैं यहाँ लू चंजू से माफी मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ गुस्से में आकर ऐसी जल्दबाजी में शादी करके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद ना करे, क्योंकि वो सच में उन तीनों मिसेस से बहुत प्यार करता है। जब जू लियानशू अपना दिमाग लगाकर मेरे खिलाफ कहानियां बना रहा था, तो सू वैंग शेंग का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस से पूरी तरह डार्क हो गया। क्या आजकल के मेल ग्रीन टीज इतने घटिया लेवल के होते हैं? शट अप! सू वैंग शेंग ने खुद को रोक ना पाते हुए उसकी बकवास को बीच में ही काट दिया। मैं तो बस तुम्हें हर्ट होने से बचाना चाहता हूँ, और तुम हो कि मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं कर रही। वो तीनों मिसेस जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, वही है ना जो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हैं। अगर वो तीनों तुम्हें इतना ही स्पेशल मानती हैं, तो तुम्हारी शक्ल पर कोई नूर क्यों नहीं है? उन्होंने तुम्हें बहुत बुरी हालत में रखा है। मेरे हस्बैंड को देखो, मुझसे शादी करने के बाद वो कैसे चमकने लगा है। तुम जैसे नाली के कीड़े मेरे हस्बैंड की जूते साफ करने के लायक भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो मत मानो, पर गालियां क्यों दे रही हो? ये ढीठ और बदतमीज औरत लू चेन स्वाओ, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? 3 पावरफुल फैमिलीज को छोड़ने के बाद भी तुम्हें इतनी बेहतरीन औरत मिल गई। जू यान स्वाओ का चेहरा गुस्से से भर गया, और वो मन ही मन मुझे गालियां देने लगा। उसे लगा कि उसके बदलते हुए चेहरे को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि शीशे की दीवार में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। ओए छिपकली की तरह रंग बदलने वाले ग्रीन टी आदमी, भूल कर भी मेरे हस्बैंड को गाली देने की हिम्मत मत करना, समझे? तुम बिल्कुल नहीं जानना चाहोगे कि मुझसे दुश्मनी मोल लेने का क्या अंजाम होता है। जू यान स्वाओ के कदम वहीं रुक गए। वो पलटने ही वाला था कि अचानक उसे दिखा कि रेस्टोरेंट की शीशे की दीवार में उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन साफ झलक रहे थे। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही उसने देखा कि लिन क्यान्यू, जांग याकिन और ली सीनिंग मुझे अपना प्यार कन्फेस कर रही थीं। आजू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आजू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आजू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जू यान स्वाओ के कदम तुरंत वहीं रुक गए। वो अपनी जगह खड़ा होकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। उन तीनों ने एक साथ ये बात कही और फिर शांति से मेरे रिएक्शन का वेट करने लगी, लेकिन मेरे फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि मैं बड़े आराम से अपने लिए एक कप चाय डाल रहा था। आजू, मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी फीलिंग समझने में बहुत देर हो गई। पहले जू यान स्वाओ ने मुझ पर जादू कर रखा था। मैं उसके बेचारेपन के नाटक में फंस गई थी और मैंने तुम्हें गलत समझा। आजू, मैं जानती हूँ मैंने पहले तुम्हारा दिल दुखाया है और तुम गुस्सा हो। देखो, तुमने जो मॉडल फेंक दिया था, मैंने तुम्हारे लिए एक नया कस्टम मेड मॉडल बनवाया है। अब गुस्सा थोक दो, ओके? हमारे साथ वापस चलो, हम एक नई शुरुआत करेंगे। आजू, मैं भी जानती हूँ कि मैंने गलती की है। देखो, तुमने पहले जो
तावीज़ खो दिया था, मैं क्यानलिंग माउंटेन जाकर तुम्हारे लिए एक नया मांग लाई हूँ। तुम हमेशा मेरे छोटे प्रिंस रहोगे। वापस लौट आओ आजू। देखो, मैंने वो फोटोज फिर से प्रिंट करवा लिए हैं। पिछले 20 सालों में हम कभी अलग नहीं हुए। हमें जितना तुम्हारे बारे में पता है उतना कोई नहीं जानता। हमारे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें पहले की तरह ही पैम्पर करूंगी। तीनों अपने हाथों में तोहफे पकड़े मेरे जवाब का वेट कर रही थीं। लिन क्यान्यू, तुम्हें भी पता है कि हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मुझे तो लगा था कि जू यान सॉ तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। इतने सालों के रिश्ते के बावजूद तुमने उसके 2-4 शब्दों पर यकीन करके मुझे गलत समझ लिया। क्या तुम्हें ये मजाक नहीं लगता जांग याकिन? तुम्हें ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती? जब हम चारों कैंपिंग के लिए गए थे, तुम उन दोनों को लेकर रात भर ड्राइव करके वापस आ गई थी और मुझे उस कैंप साइट पर अकेला छोड़ दिया था। तुम्हें कोई परवाह नहीं थी कि मुझे डर लग रहा है या नहीं। यहाँ तक कि तुम मेरी गाड़ी भी ले गई थी। क्या यही है तुम्हारा छोटा प्रिंस? और तुम ली सिनिंग, क्या तुम्हें याद है जब तुमने झो यानशु के लिए मुझे धक्का दिया था जिसकी वजह से मुझे इतनी चोटें आई थीं? मुझे सच में बहुत अफसोस होता है कि मैं इतने सालों तक तुम लोगों को जानता था। मैंने फोटो फ्रेम में से वो फोटो निकाली और उसे बुरी तरह फाड़ दिया। उनके सिर झुके हुए चेहरों को देखकर मैंने बहुत ही कोल्ड टोन में कहा, लिन चिन्यू, झांग याकिन, ली सिनिंग, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी माफी यही होगी कि तुम अपनी पूरी लाइफ में दोबारा मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुम्हें देखने से ही मुझे मनहूसियत फील होती है। तुमने मुझे सिर्फ बुरी यादें दी हैं। जैसे कुछ दिन पहले तुमने मेरी बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी थी और पूरे नानचिन के हाई क्लास सर्कल में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। इसलिए फ्यूचर में कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की कोशिश की तो मैं किसी पास्ट रिलेशन का लिहाज नहीं करूंगा। तुम लोगों को बस इस बात की चिढ़ है कि मैं, जो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था, अब तुम्हारे पीछे नहीं हूं। इतना कहकर मैं बिना पीछे मुड़े रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। दरवाजे से गुजरते वक्त मैंने वहां खड़े झो यानशु को देखा और मेरे चेहरे पर एक कंटेम्प्ट वाली स्माइल आ गई। फिर से वही घमंड भरा लुक। वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं कोई जोकर हूं। लूचन झो, क्या हुआ अगर तुम एक अमीर घर में पैदा हो गए? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा वजूद हमेशा उसे यही याद दिलाता था कि जो कुछ उसे बड़ी मुश्किल से मिला था वो सब मेरे पास जन्म से ही था। वो मुझसे नफरत करता था और मेरी वो सारी बातें सुनने के बाद वो तीनों वहीं बुत बनकर खड़ी थीं, जमीन पर फटी हुई फोटो को घूर रही थी। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे वो शब्द किसी तेज चाकू की तरह सीधे उनके दिलों में घुस गए थे। उन तीनों को अंदर ही अंदर बहुत भयंकर दर्द महसूस हो रहा था। तीनों अपनी जगह से हिली तक नहीं, बस चुपचाप सिर झुकाए रोती रहीं। आजू, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारी माफी पाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे इतने सालों का साथ वो इतनी जल्दी भूल सकता है। आजू पक्का बहुत ज्यादा हर्ट है, इसीलिए उसने इतनी चुभने वाली बातें कही हैं। किसी को एक बार में मनाना इतना आसान थोड़ी होता है। काफी देर तक एक ही पोजीशन में खड़े रहने की वजह से उनके पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए वो उठीं और थोड़ा मूव किया। वो एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर चली गईं और उन्होंने साइड में खड़े जू यानशु को नोटिस तक नहीं किया। खुद को इग्नोर होता देख जू यानशु का दिल गुस्से से जल रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने गुंडों से उनकी रक्षा करने का नाटक किया था, जिसकी वजह से उन्होंने उसे खास अहमियत दी थी। भले ही वो गुंडे उसने खुद ही भेजे थे, पर आखिर में उन्होंने उसे अपना लिया था और स्कूल में उसकी लाइफ सुधर गई थी। साथ ही लू फैमिली में भी उसकी अहमियत बढ़ गई थी। वो बचपन से जानता था कि उसे जो चाहिए वो उसे किसी भी कीमत पर छीन कर हासिल करना होगा। उसने अपना फोन निकाला, एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और फिर पागलों की तरह हंसने लगा। रेस्टोरेंट से बाहर आते ही मैंने देखा कि सू वैंगशिंग के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। मैं तेजी से चलकर उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी वाइफ बाहर बेकरारी से तुम्हारा वेट कर रही है? मुझे तो लगा तुम मुझे भूल ही गए हो। कितनी देर तक बातें की तुमने? वाइफी, चलो घर चलते हैं। मैंने एक प्यारी सी स्माइल दी और सू वैंगशिंग मेरी इस क्यूट सी हरकत पर तुरंत पिघल गई। मुझे सू वैंगशिंग के मन में चल रही छोटी मोटी प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा और हम खुशी खुशी अपनी कार की तरफ बढ़ गए। यकिन, सिनिंग, मैं तुम्हारे लिए डिनर लाया हूं, देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। उसकी उस एनर्जेटिक आवाज का उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जू यानशु एक पल के लिए जम सा गया, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। किसी के जवाब ना देने पर भी वो चुपचाप टेबल पर खाना लगाता रहा। फिर वो एक एक करके सबको खाने के लिए बुलाने लगा। पूरे दिन से भूखी होने की वजह से वो तीनों आखिरकार बेड से उठीं और खाना खाने बैठ गईं। जू यानशु किसी सर्वेंट की तरह उन्हें खाना परोस रहा था। अगर इस वक्त आज जू हमारा ऐसे ही ख्याल रख रहा होता तो कितना अच्छा होता। जब जू यानशु का काम खत्म हो गया तो उन्होंने कहा, पिछले कुछ टाइम से तुमने हमारे लिए बहुत परेशानियां उठाई हैं। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग सकते हो, हम तुम्हारी हर डिमांड पूरी करेंगी। तो इन्होंने सच में मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया है। ठीक है, फिर मुझे बेरहम होने के लिए ब्लेम मत करना। जू यानशु का दिल नफरत और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन बाहर से वो अभी भी उसी बेचारे रूप में एक्टिंग कर रहा था। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।